2012 में आए थे, एग्जैक्टली दिसंबर में। हम लोगों को तो इतना ही पता था कि स्टूडेंट वीज़ा पे जाना है या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे जाओ और फिर जाके चेंज कर लो। डैडी मुझे हमेशा बोलते थे कि तू बाहर चले जा, तेरी शादी बाहर वाले लड़के से करवा दूँ। जब आपका वो एजेंट ने ख़राब कर दिया सीन, तो आपने खुद से कैसे अप्लाई किया था? उस टाइम जो उन्होंने मुझे अमाउंट बताया था, आई वाज शॉक्ड। उनके 3 से 3.5 लाख लगे थे। आपने वो माइग्रेशन वाला बताया कि आपने उसमें भी काम किया था, उसमें क्या प्रोसेस होता है? मैंने पूरी उम्मीदें ही अपनी लाइफ की इस केस पे लगा ली। इतनी ज़्यादा चिल्ला रही थी, लिटरली मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या इतना गलत बोल दिया कि वो इतना चिल्ला रही है। जैसे मेंटोर भी करते हो, लोगों को गाइड करते हो, तो उसका क्या रहता है, कैसे करते हो? लोग इतनी गालियाँ निकालते हैं कि हमें बुला लिया, यहाँ जॉब नहीं मिल रही, हम इतना जॉब अप्लाई करते हैं, बट एक्चुअली हम रिसर्च ही नहीं करते। उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। कई बार हमने जैसे फाइल लगाई है कि इमिग्रेशन की तरफ से कॉल आई है हमको कंफर्म करने के लिए, कुछ मतलब इंटरव्यू टाइप का होता है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? वो यहाँ से कॉल जाती है, इंडिया में जो इनके बंदे बैठे हैं वो करते हैं, वो क्या सिस्टम होता है? सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ हाल चाल? तो आज हमारे साथ हैं अर्श जी। तो ये है लाइफ कोच और मैनिफेस्टेशन कोच। तो ये मिसेस इंडिया ओवरसीज़ भी हैं। तो आज इनसे बात करेंगे क्योंकि इनको अभी 12 साल हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए। तो इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेज रखते हैं लाइफ के बारे में, तो उसी के बारे में आज सारी बात होगी। तो थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच नवजोत, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ठीक है जी, फिर स्टार्ट करते हैं शुरू से वाला, क्योंकि हमने बातें बहुत कर ली हैं बैठ के पहले, है ना? तो आप बताओ कि कब आए आप ऑस्ट्रेलिया ना? ओके, हम 2012 में आए थे, एग्जैक्टली दिसंबर में। तो अभी 12 साल हो गए हैं यहाँ पर। मतलब आप स्टूडेंट ही आए थे या किस तरीके से आए थे? क्या सीन था? हमने वहाँ पे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी और हम वर्किंग थे। तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने पंजाब से ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद मैंने 4 इयर्स दिल्ली में काम किया था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और उसी के बेसिस में यहाँ पर जो प्रोविजनल पीआर होता है, स्टेट नॉमिनेटेड, उस टाइम उसको 489 बोलते थे। हाँ वो जी। मैंने, उसके लिए हमने अप्लाई किया था। और प्रोविजनल, हमारे यहाँ टीआर भी बोलते हैं उसको, उस वीज़ा पे हम आए थे यहाँ पर। ओके, आपने मतलब खुद से ही प्रोसेस किया था इंडिया से क्या? क्योंकि मेरे को पता है पहले हमने कभी नहीं सुना था कि लोग सीधा पीआर पे आते हैं, प्रोविज़नल पीआर पे आते हैं। हम्म। तो हम लोगों को तो इतना ही पता था कि स्टूडेंट वीज़ा पे जाना है या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे जाओ और फिर जाके चेंज कर लो। जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे टच किया है और मुझे कुछ याद भी दिलाया है। मैं परिवार में, सिबलिंग्स में सबसे बड़ी हूँ और आपको पता ही है मैं पंजाब से हूँ हाँ बेसिकली। जी। बठिंडा ज़िला में मेरा गाँव है। और जैसे घर पे होता है कि बड़ी लड़की को एनआरआई से शादी कर दो, उस टाइम पे ऐसा था मेरी फैमिली में। और जो छोटे हैं फिर वो सेट हो जाएँगे, लाइक उनको फैमिली वीज़ा या व्हाटएवर वीज़ा पे उनका एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये मेरी फैमिली की दिमाग में था। और मेरी फैमिली में कोई भी 10 तक भी नहीं पढ़ा था, तो आई वाज़ द फर्स्ट वन। और उस मानसिकता से डैडी मुझे हमेशा बोलते थे कि तू बाहर चले जा, तेरी शादी बाहर वाले लड़के से करवा देते हैं। अब मेरे माइंड में उस टाइम क्या था कि वहाँ पर जाकर, लाइक यहाँ आप कितने भी एजुकेटेड हो, वहाँ आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती है। और उन दिनों बहुत कम लोग आते थे, ये 2012 की बात है जब हम माइग्रेट किए थे। तो जो भी लोग किए थे सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा पे किए थे। हाँ तो जी। जो आपके माइंड में था, एग्जैक्टली यही चीज़ मेरे माइंड हाँ, में थी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मेरे को लगता है कि इतना पॉपुलर नहीं था। अभी जी, भी नहीं है उतना जितना कनाडा या यूएस के लिए बच्चे जाते हैं। जी, क्योंकि मैं जानता हूँ जो मेरे कज़न्स थे या जो रिश्तेदारी में जो भी थे या जिनको हम जानते थे, जिनको बड़े भैया बोलते थे, जी, वो उनका सबका वही था कि कुछ ने यूएस का अप्लाई किया और कुछ कनाडा चले गए। जी, ऑस्ट्रेलिया का तो हम लोग ऐसे सोचते थे कि पता नहीं कित्थे आ, जी, कि जी। कुछ भी नहीं है वहाँ पे, वो वाला जी, सीन था। इट वाज़ ऑलवेज़ सेकंड ऑप्शन काइंड ऑफ थिंग। हाँ जी। तो मैं कभी मानती नहीं थी इस बात पे, डैडी जो मुझे कहते थे, क्योंकि मैं रेडी नहीं थी पूरा सब रीस्टार्ट करने का। और उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हम एक बहुत छोटे ज़मींदार हैं मेरे पापा, और हम 3 भाई-बहन थे और 2 लड़कियाँ। तो आपको पता ही है कैसा माहौल था घर में कि भई शादी के लिए भी पैसा कर्ज़ लेके करना हाँ, होगा। क्योंकि हमारे वहाँ स्पेशली जब मैं नॉर्थ साइड, हम हुँ, यूपी में का मैं बता दूँ, अपने हुँ। वहाँ तो वही होता है ना कि लड़कियाँ हैं तो उनकी शादी फिर अब जितना मर्ज़ी लोग कह लें कि दहेज नहीं देना चाहिए, पर उसके बिना नहीं होती है। नहीं। आज भी ये चलता है कि लोग दहेज देते हैं जी, जी। और आगे वाले भी माँगते हैं कि जी, उस जी। तो बिना, फिर वो कहते हैं कि नहीं भी अहीं ब्याह नहीं करना, बारात वापस चली जाएगी। जी, और या फिर बड़ा डिप्लोमैटिक तरीके में बोल देते हैं, जी पता ही है आजकल क्या चल रहा है, बस उस हिसाब से कर देना शादी। हाँ, आपने तो अपनी लड़की को देना। जी, 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 हाँ, बिल्कुल। तो वही माइंडसेट था मेरा भी। मतलब मुझे ये था कि सब कुछ हो जाए लेकिन मेरी डैडी की ज़मीन नहीं बिकनी चाहिए। और मुझे और कोई रास्ता ही नहीं दिखता था, क्योंकि डैडी किसान हैं और अनपढ़ हैं, वो आज भी अंगूठा लगाते हैं। तो हमारे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो से यही रीज़न था एक,
कि मैं हमेशा मना करती थी कि मुझे बाहर नहीं जाना। फिर जैसे आपने बोला कि हम सबको यही था कि स्टूडेंट इज़ द ओनली ऑप्शन। तो हमारे कोई नोन थे, वो मुझसे 1 साल सीनियर थे, वो बॉय थे, मेल थे। तो मेरे उनके फ़ादर और मेरे फ़ादर की दोस्ती थी। तो उन्होंने, और लकीली वो भी आईटी में ही थे। तो मुझे काइंड ऑफ एक पाथवे उनका और अपना बड़ा सिमिलर लगता था। तो डैडी ने बताया कि तुम्हें पता है कि उसका पीआर आ गया। वो पहली बार मैंने ऐसा ऑप्शन सुना था कि पीआर के बेसिस पे भी जाते हैं। तो मैंने बोला कि डैडी मुझे जल्दी मिलवाओ भैया से। तो मैं वापस गई, दिल्ली से घर गई थी। तो वहाँ पे वो भैया आए और मैंने फिर उनसे सारे अपने दिल के क्वेश्चंस पूछे। और उन्होंने मैंने सबसे बड़ा मुझे यही था कि वहाँ जाकर हम अपना फ़ील्ड कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? जो मुझे कभी पता ही नहीं था कि पॉसिबल है। तो उन्होंने बोला हाँ, बिल्कुल मैं अपने ही फ़ील्ड में जा रहा हूँ और मेरा पीआर आ गया है और ऐसा-ऐसा है। वहाँ पर मुझे जो फर्स्ट सीड ऑफ पॉसिबिलिटी, और उससे बड़ी बात मैंने उनसे पूछा था पैसे कितने लगे आपके? तो उस टाइम जो उन्होंने मुझे अमाउंट बताया था आई वाज़ शॉक्ड, उनके 3 से साढ़े 3 लाख लगे थे। तो अब ओके। कहाँ 20-25 लाख और कि कहाँ 3 साढ़े 3 लाख। फिर मैंने पूरा मैथ्स किया, मैंने सोचा अगर डैडी कम से कम भी मेरी शादी उन दिनों करते हैं, तो 7 लाख तो लगेंगे, तो हाफ में हो रहा है, टिकट वगैरह मिला के फिर भी 5 लाख तक मैं लैंड कर जाऊँगी ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद तो फिर मैं जो करूँगी, वो मैं लाइक खुद कमा सकती हूँ। तो मैंने उस हिसाब से मैथ्स किया और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि भई मैं अपना जॉब कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो वहाँ पर फिर मैं एग्री हुई कि हाँ, ठीक है डैडी, हम ये प्रोसेस करेंगे। और फिर मुझे ज़ीरो नॉलेज थी और मैं भी बहुत सारे लोगों की तरह ही थी कि भई इतना रिसर्च वगैरह में नहीं थी। तो हमने एजेंट के पास चले गए, वही एजेंट हमने सेफ ऑप्शन ले लिया कि जिन्होंने उनका वीज़ा लगाया था, उन्हीं के पास हम चले गए अपना फ़ाइल लेके और 2010 में मैंने पहली बार अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए। और फिर जो मेरी कैटेगरी थी, मेरी डेवलपर प्रोग्रामर, एज़ अ डेवलपर प्रोग्रामर कैटेगरी आती है, जो उन्होंने सजेस्ट की थी कि आपका प्रोफाइल, रिज्यूमे, एक्सपीरियंस देख के, और उन्होंने बोला कि आपको 6 इन ईच बैंड चाहिए। तो बस मेरा फिर वही था कि एग्ज़ाम मुझे देना है। अब मैं हमारे गाँव के सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। ओके। लेकिन उसके बाद हालाँकि मैंने इंजीनियरिंग की और मैं इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छा मैंने परफ़ॉर्म किया, लेकिन और मैं काफ़ी अच्छी कंपनी में काम करती थी दिल्ली एनसीआर में। तो कॉन्फिडेंस मेरे में आ गया था, लेकिन एक जो आपने बचपन से कोई चीज़ सुनी होती है ना कि इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी कैसे आती है? हमें हाँ। तो नहीं आएगी ना। तो मैं भी कहीं न कहीं वहाँ थी, लेकिन मैं ये था कि चलो ट्राई तो करेंगे। तो 6 ईच के लिए मैंने किया और मेरा फर्स्ट में ही 6 ईच आ गया। इनफैक्ट मेरा 7.5 स्कोर ओवरऑल था ओके। और मिनिमम 6 सब में था और कुछ में उससे ज़्यादा था। और वहाँ से फिर मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एंड देन यू ओके। नो द लॉट ऑफ स्टोरी व्हिच वी विल कवर लेटर। ओके। ठीक है, तो आपने उसमें बताया भी था कि आपने खुद से बाद में प्रोसेस किया ना, जी, जी। क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो सारे स्टूडेंट ही हैं, है जी, ना? और कई लोग तो काम भी करते हैं खुद से जी। और 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, फिर आपको इधर अप्लाई करना होता है। हुँ। तो जब आपका वो एजेंट ने खराब कर दिया सीन, तो आपने जी। खुद से कैसे अप्लाई किया था? हाँ, तो वहाँ से फिर प्रॉब्लम्स का पहाड़ शुरू हो गया, रियलिटी चेक हुआ बेसिकली। हुआ क्या कि 2010 में बस पैसे दे दिए और उनके बस जैसे सबका मोस्टली माइंडसेट होता है, भई इनको इनका काम पता है, मुझे ज़ीरो नॉलेज थी। बस मुझे ये पता था कि मुझे लास्ट आउटकम क्या चाहिए, मुझे पीआर पे जाना है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है कि आपका जब एजेंट हैप्पी हो जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए, फर्स्ट आप असेसमेंट के लिए डालते हो। तो जैसे मेरी कैटेगरी जो वर्क ऑक्यूपेशन बोल देते हैं जिसको हम, वो थी डेवलपर प्रोग्रामर और हमने साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना था। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, आपका जो इंडियन एक्सपीरियंस है, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफ़िकेशन एंड आपका आइल्स, ये तीनों मिलाकर आपकी डिपेंडिंग ऑन आपकी कैटेगरी, यहाँ पर जो गवर्नमेंट बॉडी है, वहाँ पर असेसमेंट के लिए जाता है कि आप उस लेवल की एजुकेशन आपकी है या नहीं। उसमें सारी आपकी डिटेल मार्कशीट, करिकुलम, सिलेबस सब कुछ लगता है। तो मेरे ऑक्यूपेशन के हिसाब से वो थी एसीएस, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी। और उन्होंने वो असेसमेंट करना शुरू कर दिया। लगभग 3 महीने का उन दिनों टाइम हुआ करता था। 3 साढ़े 3 महीने में मेरा असेसमेंट होकर आ गया, जहाँ पर उन्होंने मेरी असेस कर ली डिग्री और इन्होंने यहाँ की बैचलर के बराबर उसको माना, जो कि गुड पॉइंट था। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, स्टेट नॉमिनेशन के लिए आप अप्लाई करते हो। तो स्टेट नॉमिनेशन में जिनको नहीं पता थोड़ा सा बता दूं कि हर एक स्टेट अपना सर्वे करती है, फील्ड सर्वे करती है कि उनको किस कैटेगरी के लोग चाहिए, जैसे डॉक्टर्स, नर्स,
या आईटी। अब आईटी एक बहुत ब्रॉडर कैटेगरी है। आईटी के अंदर भी बहुत सब कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आईसीटी सिक्योरिटी एक अलग से कैटेगरी है, डेवलपर, प्रोग्रामर, टेस्टर की अलग होती थी, हाँ जी। वेब एप्लीकेशन डेवलपर की अलग। तो ऐसे बहुत सारी होती हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जैसा प्रोफाइल मेरे एजेंट ने बनाया था, ऑफ कोर्स मेरी इनपुट्स के हिसाब से, क्योंकि मुझे अपनी जॉब का तो पता था कि मैं क्या करती हूँ, तो उसके हिसाब से फॉल करता था डेवलपर, प्रोग्रामर। और उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दी। और दूसरा जो पार्ट रहता है वो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करा के उन दिनों करने होते थे, गजेटेड जो भी करवा के वो भेजने होते हैं बाय पार्सल यहाँ की स्टेट इमिग्रेशन। ओके। अब यहाँ पर जो मुझे नहीं पता था, आज मैं सबको बताऊंगी कि दो चीजें होती है। एक होती है स्टेट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, एक होता है जो पूरा ओवरऑल फेडरल वाला। फेडरल वाला। ठीक है, उन दिनों मुझे नहीं पता था, तो स्टेट इमिग्रेशन के पास चला जाता है। और उन दिनों हमें एक वेबसाइट मिलता है, जिस वेबसाइट पे आप चेक कर पाते हो कि भाई किस नंबर से किस नंबर की एप्लीकेशन फाइल्स जो हैं अभी प्रोसेस में हैं। अच्छा। और फिर वो आपका एक नेक्स्ट थोड़ा फोरकास्टिंग भी दिखाता है कि शायद नेक्स्ट 3 महीने तक ये वाली एप्लीकेशंस प्रोसेस हो जाएंगी, ये फाइल्स हो जाएंगी। तो ये उसने मुझे नहीं बताया था, लेकिन मैंने मेरा दिन रात यही काम था कि मैं ढूंढती रहती थी कहाँ से मिलेगा अपडेट, कहाँ से मिलेगा। अब ये करते-करते 6 महीने हो गए। अब अच्छा, वहाँ इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में, सेकंड स्टेप में। अब उसके हिसाब से ये लाइक सिस्टम के हिसाब से 90 डेज़ का प्रोसेस होता था। तो मैंने अपने एजेंट को फ़ोन करती थी। अब उन दिनों मेरी लाइफ़ में बहुत हलचल चल रही थी। मैं रिसेंटली मैरिज मेरी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और मैं अपने वीज़ा को एक एस्केप देख रही थी। ये सारी प्रॉब्लम से मैं निकल जाऊँगी अगर मेरा वीज़ा आ जाएगा। जैसे हम फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। मेरी जॉब पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब मैं सबसे बड़ा यहाँ पर डर ये था कि मैं जो सबमिट किया है प्रोफ़ाइल, मैंने एक्सवाईज़ी कंपनी में काम करती हूँ, वहाँ पे आपका क्रॉस चेक होगा। हाँ जी। राइट। तो अगर मैं ये जॉब छोड़ती हूँ तो जो मेरा अभी कितने भी इश्यूज हैं मेरी जॉब पे, जॉब छोड़ दी तो वो मेरा उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। नई जॉब पे जाते ही आप बता दो कि मैं वीजा प्रोसेसिंग में मेरा है, वो भी तो आपकी नेगेटिव काम करता है, हाँ स्पेशली जी। भारत में तो आपको पता ही है। सो दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी। तो मैं सहती गई, जो चीजें चल रही थी जॉब पे, सहते जाओ, चले तो जाना ही है, 3 महीने में तो आ ही जाना है। एंड शादी होने के बाद हर किसी का एक हम दोनों ही दिल्ली एनसीआर में काम करते थे। तो हम दिल्ली एनसीआर में रेंट पे रहते थे। मेरे ससुराल दूसरी जगह था, तो और मायका दूसरी जगह। तो हमने जितना सेटअप किया, इस हिसाब से किया था कि भई हमने तो चले ही जाना है। अब फिर वो एक न्यूली मैरिड की कितने होते हैं ना, ड्रीम्स होते हैं सब कुछ। हमने कुछ किया ही नहीं वो सब चीज़ें। घर का सेटअप हो चाहे जितनी भी, हमने सोचा चले ही जाना है। तो अब इस और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैं लो एंड लो जा रही थी, नेगेटिव एंड नेगेटिव जा रही थी। तो इस समय पे मुझे पता चलता है हाँ, मुझे लगा, जैसे मैंने पहले बताया, मुझे इमिग्रेशन पता ही नहीं था कि फेडरल अलग है। मैं लिटरली उन दिनों आईएसडी कॉल फेडरल का नंबर ढूँढ के वेटिंग में होता था, 2-2 घंटे भी। और आप बिलीव कर सकते हो मेरा कितना बिल आता होगा मोबाइल का। हाँ जी। तो मैं हैंग रहती थी उस पे कि भई मुझे स्टेटस पता चल जाए, स्टेटस पता चल जाए। एजेंट ने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए कि इसके पास तो एक ही काम है। अब इस समय पे हमें एक फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी दिखानी होती है बैंक में, 8 लाख रुपए दिखाने थे हाँ जी, और फंड्स। फंड्स दिखाने हाँ थे। जी। अब वो पड़े हुए थे वहाँ, और आपको पता ही है हम कैसे इकट्ठे करते हैं। ब्याज उसका पड़ ब्याज, रहा हाँ है जी। ना। 2010 से मेरी फाइल लगी हुई है, 2011 का एंड आ गया। साल, सवा साल हो गया मेरी फाइल का, कुछ नहीं आया। मेरी समझ से ये बाहर थी। कोई लॉजिक हो ना कि भाई इस चीज़ की वजह से आपकी फाइल रुकी हुई है, तो समझ में आता है। अब मेरी अंदर से इंस्टिंक्ट कह रही थी कुछ गड़बड़ है। और एजेंट को मैंने मेल्स भी बहुत लिखती थी, फ़ोन करती थी, तो कहता था नहीं, कभी उठाता था कभी नहीं, अर्शदीप जी प्रोसेस में है, प्रोसेस में है। तो एक दिन मुझे एक ईमेल आईडी मिला जिसके एंड में @sa.gov.au था, और सामने था जीएसएम, शायद ऐसा कुछ था, जनरल स्किल्ड माइग्रेशन। हाँ, मुझे आज भी याद है। तो मैंने बड़ी नाउम्मीदी से उस पे ईमेल डाल दिया कि ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, इतना टाइम हो गया, ये मेरी समझ से बाहर है, क्यों इसका रिप्लाई नहीं आया? जबकि आपकी वेबसाइट मेरे से आगे की फाइल नंबर दिखा रही है कि हम वो प्रोसेस कर रहे हैं, तो मेरी बीच में कहाँ चली गई? और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत पचासों ईमेल हुँ। कर चुकी थी। कोई भी ईमेल एड्रेस मिलता वहाँ कर देती। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताऊँगी जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया। मैंने क्योंकि सारा टाइम गूगल सर्च करती थी, और ये उस टाइम की बात है जब सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी।
तो मैंने बहुत सारे ऐसे फोरम्स ज्वाइन कर लिए थे, क्योंकि ये स्टेट माइग्रेशन था तो अलग अलग कंट्रीज़ के लोग भी ये वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे। वो फोरम्स जो थे वेबसाइट के, वो अलग अलग कंट्रीज़ के लोग वहाँ बात करते थे कि भाई मेरी एप्लीकेशन ये थी, या मैं इस कैटेगरी में था, मेरा आ गया। तो हमें पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है। तो मैंने वहाँ भी कुछ लोगों से पूछा, और कई कई जो इमिग्रेशन एजेंट जो जेन्युइन होते हैं, लेजिट होते हैं, वो भी वहाँ पे लोगों की क्वेरीज सॉल्व करते हैं, क्योंकि दैट इज़ अ वैल्यू गिविंग मार्केटिंग। वो वहाँ वैल्यू करेंगे तो कल को हमारा कुछ केस उलझता है तो हम उनसे पेमेंट करके हाँ, करवाएंगे ना, एक सर्विस लेंगे। पोटेंशियल कस्टमर बन जाते हैं उनके लिए। एग्जैक्टली, सो विच आई क्वाइट लाइक। तो वहाँ से फिर मुझे वो ईमेल आईडी मिला था, और मैंने ये ईमेल कर दिया। विद इन 10 मिनट्स मुझे जो रिस्पॉन्स आता है, वो देख के मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। ईमेल का सब्जेक्ट था, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड। ओके। अब मेरे पैरों से ज़मीन क्यों निकली? क्योंकि मैंने पूरी उम्मीदें ही अपनी लाइफ की इस केस पे लगा ली थी कि ये होगा तो ये होगा, मतलब ऐसी चीज़ें चल रही थी। एंड आई वाज लाइक, मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला हो गया, लिटरली लाइक आई वाज सो ब्रोक। रोना, वो सब चीज़ें हुई। तो फिर मैंने थोड़ा अपने आप को जब संभाला, प्रोसेस किया कि भाई मैं पूछूं तो सही। और उन्होंने, फिर मैंने ईमेल पढ़ा, उसने उन्होंने लिखा कि आपकी एप्लीकेशन इसलिए सस्पेंड हो गई है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट की फिजिकल कॉपी हम तक कभी पहुंची ही नहीं। ओके। अब मेरे किसी चीज़ में कमी निकलती तो मुझे हज़म हो जाता। अब उस बंदे को मैं पे अब स्टूडेंट वीज़ा जो लगाते हैं, अब मुझे उनमें नहीं पता कि एजेंट कितना चार्ज करते हैं। एज़ पर माय नॉलेज नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि उनको यूनि से कमीशन मिलता है। हाँ जी। लेकिन जो आप पीआर का लगाते हो तो एजेंट की फुल फ्लेज फीस होती है। हर स्टेप पे आप उनको देते हो। तो मैं काफ़ी अमाउंट दे चुकी थी उनको। वो करके भी आपने डॉक्यूमेंट नहीं भेजे, हुँ, एंड एक बंदे की लाइफ पूरी स्टेक पे है, और शायद हर वीज़ा वाले की होती ही होती ही है मोस्टली। होती है। और फिर घरों में पता नहीं कहाँ-कहाँ से हम किस-किस रिश्तेदार से पैसे माँग कर लगाते हैं। एंड दैट वाज़ सो पेनफुल, शॉकिंग, एंड आई जस्ट वांटेड, इट वाज़ लाइक एंड ऑफ माय वर्ल्ड। आई जस्ट वांटेड टू एंड एवरीथिंग। मतलब कोई उम्मीद ही नहीं थी मुझे। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊँगी? वो तो हर तीसरे दिन, आया नहीं तेरा वीज़ा, आया नहीं हाँ, तेरा वीज़ा। एंड देन आई कॉल्ड एजेंट, और मैंने सच में उसको बहुत ज़्यादा सुनाया। मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन जो 1.5 साल की थी, मैंने पूरी निकाली। तो मैंने कहा कि आप मुझे जेन्युइन चीज़ तो बताते ना, मिसगाइड क्यों किया? मैंने बहुत सारे डिसीजंस पेंडिंग किए, और फिर आपको पता है शादी के बाद बच्चे एंड ये सब के भी घर से प्रेशर होता है। तो हर चीज़ आप उस पे कर रहे हो पेंडिंग वीज़ा पे। एनीवेज़, लेकिन मैंने ये उस दिन कर लिया कि अब आपको मैटर खुद हाथ में लेना है। इससे आपका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। चाहे एजेंट को पैसे दिए हैं, नहीं दिए, लेकिन अभी आप और अफ़ोर्ड नहीं कर सकते खराब होनी चीज़ें। वहाँ से फिर मैंने इतना रिसर्च किया, मैंने कोई वेबसाइट नहीं छोड़ी। मैं इतनी नॉलेज इकट्ठी कर चुकी थी। जो यूआरएल होते हैं ना, हम लिंक भेजते हैं ना लोगों का, हाँ इतना जी। लंबा लिंक, मैं मुँह ज़बानी आपको ऐसे टाइप करो, मैं आपको मुँह ज़बानी बता सकती थी, मतलब इतना मैंने रिसर्च किया। वहाँ से मुझे लाइफ़ की एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली। किसी भी चीज़ के लिए आपको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जिस दिन बंदे को पता चल गया आप 100% डिपेंडेंट हो ना, उस दिन वो आपको ग्रांटेड लेता है। दूसरा, यहाँ पेमेंट इन्वॉल्व थी, आपने पेमेंट दे चुके थे आप, और आपके कोई यूनिवर्सिटी का कमीशन नहीं मिलना था उसमें, हाँ जी। राइट? आप कोई मोटी असामी नहीं थी उसके लिए। और तीसरी चीज़, चाहे अगर आप किसी की पेड सर्विस ले भी रहे हैं, आपका खुद अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई पागल ना बना पाए, आप किसी के साथ तर्क-वितर्क कर पाओ। इट इज़ लाइक दैट। और फिर मैंने वो मैटर खुद के हाथ में ले लिया, हालाँकि ऑफ़िशियली वही अपॉइंटेड था एजेंट। अब चौथी चीज़, वहाँ फिर मुझे ये सारा रिसर्च करने में पता चली कि वो एक रजिस्टर्ड मारा एजेंट नहीं था। ओके। वहाँ तक तो फिर मैंने ये भी माइंड बना लिया था, हालाँकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मारा एजेंट की फ़ीस भी और भी ज़्यादा थी उनसे, कि अगर मुझे अब एजेंट की और आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं रजिस्टर्ड मारा के पास ही जाऊँगी। रीज़न इज़, मैं ढूँढ रही थी कि इनकी मैं कंप्लेन कैसे करूँ? अब उसकी ओके। कंप्लेन तो कर नहीं सकते, वो तो इट्स लाइक अंडर द टेबल। हाँ इट्स जी। लाइक मेरा कोई भाई-भतीजा मेरी फाइल लगा रहा है, इट्स लाइक दैट। लेकिन इसकी नॉलेज हमें पहले नहीं थी। और दूसरा, हमारे क्लोज़ रिलेशन में इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना, तो कोई शक करने की वजह नहीं थी। हाँ जी। और नेक्स्ट लर्निंग ये मैं शेयर करूँगी यहाँ पे, कि चाहे कितना भी गुड रेफ़रेंस मिल जाए, आप फिर भी अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस करें। और सबसे बड़ी बात, आज सोशल मीडिया पे इतने सारे ग्रुप्स एंड अवेलेबल हैं चीज़ें, आप क्रॉस चेक करके हमेशा क्रॉस चेक कर, बस लेज़ी ना बने। मैं बन गई थी लेज़ी, क्योंकि ये आँख बंद करके पैसा तो दे ही रहे हैं, उस पे हाँ। डाल दिया। एंड देन आई टुक एवरीथिंग इन माय हैंड। और फिर अब यहाँ पे आता है सेकंड ब्लॉक।
पहले 6 इन ईच की रिक्वायरमेंट थी, अब उसने बोला कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप 7 इन ईच ले लो। अच्छा 7 इन ईच, हालांकि उस टाइम तक मुझे ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स ईयर्स हो गए थे काम करते हुए, और मैं अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ ही काम करती थी, बहुत अच्छी कंपनी में काम करती थी। लेकिन अब यहाँ पे मेरे लाइफ कोच वाला, अब मैं डिकोड कर पाई कि तब मेरा ये फेलियर क्यों हुआ। बचपन से अगर आपको किसी चीज़ के लिए स्कोल्ड किया गया है, नीचे गिराया गया है, या आपको लगता है कि मेरी ये कमी है, आई एम नॉट गुड एट दिस, आई एम नॉट गुड एट दिस, वो आपका पूरा जीवन पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक उसको एड्रेस नहीं करोगे। अब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई थी, सानू तो अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, टेंस वगैरह अच्छे बना लेती थी, लेकिन लिखने में मतलब कर सकते थे, पर ऐसा अंदर माइंड में था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। हालांकि मैं फ़ोन पे या वीडियो कॉल्स पे क्लाइंट के साथ इंग्लिश में ही बात करती थी। अब ये बातें मुझे तब समझ में नहीं आई, बाद में आई। कैन यू बिलीव, मैंने एक अटेम्प्ट किया, 10,000 फीस होती थी उन दिनों आल्स की, अब मुझे पता नहीं ज़्यादा हो गई हो। फिर दूसरा दिया, दिल्ली के ही सेंटर में भर्ती थी। फिर मुझे किसी ने बताया, उन दिनों लोग ये बड़ा कहते थे, अब पता नहीं सच्चाई है कितनी है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, कि ये ना अंदर कुछ इनको ये होता है कि ज़्यादा पैसे, लाइक बार बार आप अटेम्प्ट करोगे तो उनको पैसे मिलेंगे जो कंडक्ट करते हैं, तो इसलिए आपका क्लियर नहीं करते। एक मॉड्यूल में मेरे 9 आ रहे हैं, दूसरे में 8.5 आ रहे हैं, राइटिंग में 6 ही अटके, 6 से आगे 6.5 भी आ गया, 7 नहीं आ रहा था। फिर मैंने पंजाब का ऐसा सेंटर ले लिया मैंने, अमृतसर, वहाँ हमारा कोई रिलेशन, कोई रिलेटिव नहीं। दिल्ली से वहाँ जाओगे आप, खर्चा, होटल में रुकोगे उसका खर्चा, जॉब छोड़ोगे, लीव विदाउट पे उस दिन लोगे, मतलब इतना महंगा पड़ता था मुझे एक एक एग्जाम। 4 बार मैंने अटेम्प्ट किया, मेरे 7 इमेज नहीं आए। अच्छा सो दैट ब्रिंग्स मी टू द पेन, जब बच्चों को एक रिक्वायर्ड स्कोर चाहिए होता है ना, वो नहीं आता। अब मेरी समझ से ये इसलिए बाहर था कि मैं सारा दिन इंग्लिश में कम्युनिकेट करती हूँ, मेल्स लिखती हूँ, और मैं काफ़ी अच्छे पैकेज पे भी हो गई थी तब तक। फिर ये प्रोसेस के साथ मैंने जॉब्स भी चेंज करनी शुरू कर दी, पहले जो एक जगह अटकी हुई थी। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों नहीं क्रैक कर पा रही हूँ, मतलब मेरा ऐसा इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है, बट अब मुझे समझ में आता है मेरी इसका प्रॉब्लम था। और वहाँ मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी। जब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी तो हमें बोला गया कि इंटरव्यू की तैयारी करो कि भी आगे आपने जॉब लेनी है। तो चंडीगढ़ की बात है, मैं एक जगह पे गई, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी थी। पहले तो उनका जो इन्वायरमेंट था वो बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं था, इट वॉज मोर डोमिनेंट, कि मतलब आपको ज़रूरत है, मंगते आ गए, भिखारी आ गए, इट वॉज लाइक दैट। और उस बंदी ने मुझसे पहले इंट्रोडक्शन तो रटाई होती है कॉलेज में, इंट्रोडक्शन तो तोते की तरह हमने बोल दी इंग्लिश में। अब दूसरी उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट कुछ ऐसा था कि आप अपने टाइम पास कैसे करते हो, फ्री टाइम में क्या करते हो। अब मैंने उसको कुछ और ही समझ लिया और मैंने गलत आंसर कर दिया, गलत समझ लिया। अच्छा तो उस बंदी ने क्या किया, उसके हाथ में जितने पेपर थे, मैं बैठी हुई थी सामने, उसने मेरे मुंह पे फेंक दिए, और वो खड़ी होगी और वो इतनी ज़्यादा चिल्ला रही थी, लिटरली मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या इतना गलत बोल दिया कि वो इतना चिल्ला रही है। और उसने मेरे मुंह पे पेपर फेंक के बोला कि तेरे जैसे आ जाते हैं यहाँ पर और कुछ पता होता नहीं है और चाहिए इनको जॉब, और ऐसा ऐसा बोल के लास्ट स्टेटमेंट उसने पता क्या बोली, उसने बोला ऐसा बोलेंगे तुझे कंपनी वाले। अच्छा कैन यू इमेजिन, लाइक एम्बैरसमेंट एंड नीचे गिराना किसी को, कि मैंने बोल भी दिया, और मैंने ये खुद नहीं बोला, ऐसा तुम्हें कंपनी वाले बोलेंगे कि अगर तुम्हारी इंग्लिश, ठीक है मेरी इंग्लिश खराब होगी, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के भी मुझे लगता है जो चीज़ें मैं कर पाई मैंने कभी नहीं सोची थी, बट देर आर अदर वेज ना। मैं आपको ही पैसा तो मैं आपका बर्बाद नहीं कर रही हूँ, आप मुझे सिंपल कह देते थे कि अर्शदीप आप फिट नहीं हुई इस चीज़ के लिए, और आप एक इंग्लिश का कोर्स लो या कुछ भी करो, राइट। बट वो जो इंसिडेंट था वो था ब्लॉकर। तो आज अगर किसी के पीटी या इंग्लिश में स्कोर नहीं आ रहा ना, मैं ये बोलूँगी कि लिखें बैठकर 10 चीज़ें कहाँ कहाँ के पे उनको इंग्लिश सही ना होने की वजह से एम्बैरसमेंट हुआ। कई बार कोई फॉर्म नहीं हम भर पाते, लोगों के पीछे ऐसे घूम रहे होते, मेरा फॉर्म भर दो, उन दिनों में जब इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हमें नहीं पता होता आज हम ऑस्ट्रेलिया में रहकर भी मैं क्यों नहीं 9-8 स्कोर कर पा रहा हूँ। वो इसीलिए क्योंकि जो ब्लॉकर है दैट्स इन योर हेड। अब ये नॉलेज मुझे तब नहीं थी, अब है, बट एनीवे फिर मेरा स्कोर नहीं आया। आज भी मेरा जो लेटेस्ट स्कोर है, मेरे पास 8.5 बैंड का स्कोर है ओवरऑल, बट इंग्लिश मेरी 6.5 पे राइटिंग मेरी 6.5 पे अटकी हुई। ओके चलिए, फिर मैंने अपने अंदर शिफ्ट करना शुरू किया, फिर मैं गई बैक टू रूट्स। मैंने बाबा जी मैंने चालिया सुख लिया गुरुद्वारा साहिब। मैंने ये बोला सबका होता है कि सबका होता है ना कि भाई अब गई जी कश्ती हमारी, अब तू ही तारनहार है। तो खैर मैं पहले से भी लाइक मानती थी भगवान जी को, लेकिन शायद मैं अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा समझ लिया, मतलब मैं यहाँ तक सोच रही थी कि इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड,
कि भाई मैं अगर यहाँ ना भी आती, मैं तो मान भी नहीं रही थी ना आने के लिए, तब भी आई वॉज डूइंग गुड और मैं अच्छा कर सकती थी आगे। बट एनीवेज फिर मैंने सोचा अब जो भी हो, आना नहीं आना जो भी है बस करते रहो। अब यहाँ तक एक चीज़ और भी बहुत लोग करते होंगे कि हमारी शॉपिंग की तैयारी पहले ही करने लग जाते हैं। डिस्काउंट्स लगते हैं ना, भारत में उस टाइम जून और दिसंबर में लगते थे। तो मैंने यहाँ आकर जो मुझे कपड़े चाहिए वो मैंने पहले ही लेके रखे होते। जूते कि भाई मैं गंदे नहीं लेके जाऊंगी, नए लेके जाऊंगी। और मैं उनको देख देख के रोती थी। अब ये एक और गलती है, आप उसको अपनी वीकनेस मत बनाइए। मतलब मैं ये सोचती थी, तो मैंने अपनी वर्क एक दिन मैंने इससे पहले किसी को नहीं बताया था वर्क प्लेस पे, लेकिन मैं इतनी भरी हुई थी कि मैं रो रही थी कैफेटेरिया में। मेरी एक कलीग आ गई, फ्रेंड भी नहीं थी बहुत खास। तो उसने बोला कि तू क्यों रो रही है। मैंने उसे बताया कि देखना मैंने इतनी शॉपिंग भी कर रखी है, मेरा नहीं आया, मेरा वीज़ा ख़राब हो गया और ये सब। उसने मुझे बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, तेरा वीज़ा आए ना आए, कल तू नए कपड़े लिए हैं, नए जूते लिए हैं ना, वो तू पहन के आएगी। 8 महीने हो गए थे उन जूते कपड़े लिए हुए और मैं वो पहन के चली गई। अब यह मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ छोटी सी बात, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट शिफ्ट। अब मैंने भगवान जी को ये, बाबा जी को ये बोल दिया कि भाई मेरा वीज़ा आए ना आए, अब मैं बस आऊँगी यहाँ, गुरुद्वारा आऊँगी, मैं ये मांगना ही छोड़ दिया। तो आप लेट गो कर चुके हैं वो चीज़। मैनिफेस्टेशन में हम ये बड़ा बोलते हैं ना, लेट गो। मैं उसमें फंसी नहीं रही हूँ कि भाई मुझे वीज़ा ना आया तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म। नहीं, लाइफ में इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती। उन दिनों नहीं था ना, अब ज्ञान दे सकते हैं। तो एक तो वो चीज़, दूसरा चीज़ों के साथ मत जोड़िए अपने माइलस्टोन्स को। तो मैंने कपड़े पहन के आ गई। वो मुझे एजेंट का फ़ोन आता है, अर्शदीप जी एक बहुत ही स्पेशल ईमेल आई है हमें, आपका जो अभी स्कोर है ना वही लग जाएगा और आपका फाइल प्रोसेसिंग हो जाएगा। सच्ची बताऊँ, 1 रुपए का भी यकीन नहीं था मुझे उसकी बात पे, लेकिन पैसे दे रखे थे, चल करके देख ले। मैं तो मान ही चुकी थी कि नहीं होना है कुछ। और वो जो बात बोली, आज तक भी मुझे किसी वेबसाइट पे वो दिखा ही नहीं। लाइक वेबसाइट पे तो दिखना चाहिए ना, कोई स्पेशल कुछ ऑफरिंग आई है, कुछ आई है। वो समटाइम केस ऑफिसर पे भी डिपेंड करता है, हो उसके मन सकता में आ गया कि है। हाँ। कुछ नहीं, कर देते हैं। क्योंकि अभी मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, अभी ना काफ़ी बच्चों का ये था कि उनको ना 5 साल की टीआर मिल रही थी, पर वो जुलाई तक एंड हो रहा था। पर कुछ बच्चों ने अगस्त में या उसके बाद भी अप्लाई किया, कुछ को मिली 3 साल की और कुछ को 5 साल की भी मिल गई है। वो डिपेंड हम्म। करता है, केस ऑफिसर को लगा कि यार ठीक है, 2-4 दिन का ही फ़र्क है, तो वो दे हम्म। देते हैं। वो वाला सीन भी बनता है, डिपेंड एग्जैक्टली। करता है। हाँ जी। लेकिन श्रेय मैं दूंगी जो अंदर माइंडसेट शिफ्ट हुआ। जब तक कमजोर था माइंडसेट कि बस खत्म हो गई दुनिया, तब हुँ, तक चीजें टूटती जा रही थी। मेरा ताश के पत्तों का महल टूटता जा रहा था। जैसे ही अंदर हो गया कि दिख ही जाऊगी, लाइक दैट। हाँ। मुझे ऐसा लगा कि मेरा वो ट्रू रूप एक्चुअली मेरा वही है कि देख ले, देख ही जाओ, और क्या होगा, मर तो नहीं जाएंगे। मतलब ये वाला हो जाए ना जब, वो आपको ज़रूरी होता है। मतलब जब आपकी कश्ती डूब रही होती है ना, कोई उम्मीद नहीं ना, उस टाइम बस ये एन्जॉय करो कि अगर आप समंदर में है, कश्ती डूब रही है, कि आसमान कितना सुंदर है भाई। जो चीज़ें सुंदर चल रही है उस पे फ़ोकस कर लो। पर इतना फ़ोकस हो नहीं पाता नहीं क्योंकि हो पाता, उस दिन नहीं हो पाता। लेकिन जैसे आज मेरा यहाँ आने का भी यही मोटिव है, जैसे मैंने आपको बताया था, सीड ऑफ पॉसिबिलिटी। जब हम लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट में होते हैं ना, कभी किसी की सुनी हुई कोई बात हमारे यहाँ रह जाती है, और उस दिन जब डूब रही कश्ती में हमें आइडिया आ जाता है कि अरे ये उठा लो मैं, क्योंकि किसी की बात हमने कभी सुनी थी। तो शायद वही मेरे साथ उस टाइम हुआ। तो फिर क्या हुआ, फिर तो मेरी चीज़ें ऐसी हुई, विद इन 6 मंथ्स मेरा वीज़ा आ गया, फिर हम यहाँ पे आ गए। ओके, लेकिन तब तक मैं इस लेवल तक अपना रिसर्च कर चुकी थी कि लोग मुझे ये बोलते थे कि तू अपनी वीज़ा कंसल्टेंसी क्यों नहीं शुरू ओके। करती। दैट तो वाज द स्टार्ट। आपने वो माइग्रेशन वाला बताया कि हम्म। आपने उसमें भी काम किया था, उसमें क्या प्रोसेस होता है? कैसे, मतलब पीआर बंदा ही लग सकता है उसमें, हम्म। वो क्या होता है? और काफ़ी मिथ्स भी हैं लोगों को लेके कि माइग्रेशन में ऐसा होता है, माइग्रेशन में यस। ऐसा होता है। तो उसके बारे में आप कुछ बता सको? बिल्कुल, ब्यूटीफुल। सो भगवान जी ने ना सारी चीज़ें प्लान करके रखी थी। वो मेरा ना होता, वो वाली चीज़ खराब ना होता ना, तो मुझे आगे बेनिफिट ना होता। अब जो खराब हुआ, उसमें अपॉर्च्युनिटी क्या निकली कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया कि कैसे-कैसे, क्या-क्या होता है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, यहाँ पर आते ही विदिन 15 दिन मेरी जॉब लगी थी। अब वो जॉब मेरा लक नहीं था। वो जॉब कैसे लगी थी? जब चीज़ें मेरी खराब हो गई, मैंने एक चीज़ पहले बोली थी कि भाई सारी चीज़ दूसरे पे नहीं छोड़ो। मैंने ये नहीं छोड़ा कि भई वहाँ तो लो ज़रूरत है डेवलपर्स की, तो मिल ही जाएगी, जॉब रखी पड़ी है। बोल रहे हैं कि आ जाओ जी अर्शदीप हाँ, जी, आप ही का वेट कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? तो मैंने बहुत रिसर्च किया कि जॉब्स कैसे ले सकते हैं। वहाँ मुझे पता चला कि आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा जो वीज़ा था,
दैट वाज विद अ लिमिटेड वैलिडिटी। 3-4 साल का वीज़ा मुझे मिला था। 4 साल में जो कंडीशन थी साउथ ऑस्ट्रेलिया की वो ये थी, आपको उस टाइम रूरल में आता था साउथ ऑस्ट्रेलिया। 2 साल रूरल में रहना है, 1 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस शो करना है। फिर आप पीआर के लिए एलिजिबल हो गए, बट यू हाँ जी। स्टिल हैव टू गो थ्रू द वीज़ा प्रोसेस, है ना? तो ये प्रोसेस था। तो मैं उसी माइंडसेट के भी 2 साल हमने यहाँ रहना ही है। वैसे मुझे तो स्टेट काफ़ी पसंद आ गई थी क्योंकि दिल्ली की भागदौड़ से मैं आई थी एंड आई क्वाइट लाइक्ड इट। तो वहाँ पर मैंने फिर, क्योंकि ये जो मैंने नॉलेज पूरा इकट्ठा किया था, उन दिनों गूगल मैप डेटा ही नहीं होता था। मेरे पास वो फ़ोन था, वो बटन्स कीपैड वाला, वाला, कीपैड ओके। वाला। तो मैं पूरे मैप्स, लिटरली मुझे गलियाँ याद थी, स्ट्रीट व्यू इतना छान मारा था मैंने। अच्छा, यहाँ सीबीडी है, सीबीडी क्या होता है? वहाँ पे जॉब्स, कंपनीज़ वहीं होती हैं, ऑफ़िसेज़ वहीं होती हैं। अब क्योंकि मैं ऑफ़िस में काम कर रही थी, तो मुझे ऐसा था कि मैं ऑफ़िस में ही करूँ, और कहीं मुझे सीड ऑफ पॉसिबिलिटी उस भाई से मिल गया था। उन भाई ने आके, आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम, अगर वो ये देख रहे हैं, यहाँ पर उनकी जॉब लगी थी टेल्स्ट्रा में। ओके। एज़ अपनी ही फ़ील्ड में, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में थे, तो एज़ अ इंजीनियर ही उनकी जॉब लगी थी, और काफ़ी अच्छा पैकेज मिला था उन्हें। तो वो सीड ऑफ पॉसिबिलिटी, आज मैं भी यहीं इसलिए बैठी हूँ। वो भाई ना होते, मैं वीज़ा ना अप्लाई करती। वो भाई ना होते, उनकी जॉब टेल्स्ट्रा में ना लगती, मैं सोच ही ना पाती कि मैं भी अपने स्टैंडर्ड की, लाइक मेरी वर्क सेम एजुकेशन, लेवल की। हाँ, सेम लेवल की जॉब कर सकती हूँ, कंटिन्यू कर सकती हूँ अपना फ़ील्ड। तो मैं पूरा रिसर्च करके आई थी, और आते ही मेरी जॉब लगी यहाँ पे 3 हफ्ते के अंदर ही। और वो जॉब मेरी लगी थी एज़ अ कंसल्टेंट। वो जॉब मेरी लगी थी कि उस बंदे ने बोला मैक्सिमम 1 वीक का आपको 6 घंटे का काम मिले, मैक्सिमम। बट ऐसे भी वीक हो सकते हैं कि 1 ही घंटे का काम मिले 1 वीक में। लेकिन अच्छा। काम आपको घर से करना है, अपना इंटरनेट, अपना कंप्यूटर यूज़ करना है। मेरी फील्ड का काम था। बट इट वाज़ मोर लाइक वो कहीं से कॉन्ट्रैक्ट उठाता था और आगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग करता था। अब अगर मैं ये देखती कि भाई पैसे कहाँ, कि मेरा कैसे 6 घंटे अब लगा लो, अगर आपको मिनिमम वेजेस भी मिले, तो कैसे आप चलाओगे? अ, मैंने इसको कैसे देखा, जब मैं रिज्यूमे में लिखूंगी आई एम वर्किंग फॉर सो एंड सो, वहाँ ये थोड़ी लिखूंगी 3 घंटे काम किया, 6 घंटे। हाँ जी। मेरे प्रोफाइल में लोकल एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, आपको पता ही है। हाँ जी। तो लोकल एक्सपीरियंस मेरा उसमें आ गया। रिज्यूमे में आउटसाइडर को कोई जॉब नहीं देता। तो मैंने वहाँ पे 3 हफ्ते वहाँ पे काम किया, और वहाँ पर मेरा ये रिज्यूमे में लग गया। ये लगने के बाद फिर मैंने जो सीक, मैंने मेनली सीक पे शुरू किया ढूँढना, बट लिंक्डइन, जिसको नहीं पता, जिसका प्रोफाइल नहीं है लिंक्डइन पे, लिंक्डइन पे बना लें। वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड है मेरी जॉब जर्नी में, जो मैं मेंशन करूँगी। मैंने लिंक्डइन पे जो इंडियन लोग सक्सेसफुल थे, उनको कनेक्ट मारा। अब लोग, हर कोई री रिस्पॉन्ड करता है, अगर आपने 100 किए हैं कनेक्ट, तो उसमें से 10 रिस्पॉन्स आ गए तो सक्सेस मानो। ये नहीं करो करो कोई नहीं रिप्लाई करता, लगे रहो भाई, लगे रहो, आपका काम है एक्शन लेना, और फल तो आएगा जब आप उसके रिसीविंग, आपका पात्र बन जाएगा ना रिसीविंग स्टेट में। उसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने मुझे कनेक्ट किया, और कुछ ऑस्ट्रेलियन, फिर आप आगे आगे किसी को सजेस्ट होना शुरू हो जाते हो, कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज वालों ने मुझे कनेक्ट किया। अब यहाँ पर मेरा बैड माइंडसेट आता है। भारत में जब हमें फ़ोन किया करते थे ना रिक्रूटमेंट एजेंसीज, हमें उनका लेवल नहीं लगता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि वो कमीशन उनको मिलता है, बस उस वैसे हेलो सर कह के वो, या मैम कह के हमसे बात करते थे। और मेरा ये, मुझे नॉलेज नहीं थी, मैं वही सोच के यहाँ पर आ गई। मुझे नहीं पता था कि उनकी इतनी पावर होती है यहाँ, दे आर लाइक अ कंपनी हाँ इटसेल्फ, जी। वो आपको पूरी जॉब दे सकते हैं, ये मुझे नहीं पता था। बट हुआ क्या, उनके साथ मेरी मीटिंग्स फिक्स थी वहाँ से, कि मैं जब मेरी टिकट हो गई थी कि सो एंड सो डेट पे मैं आ रही हूँ, और मैं आपको मिलूंगी आके, अच्छा, आप उधर से ही पूरा करके आए थे? करके आई थी, और वो रिसर्च के बेसिस पे ही, है ना। और दूसरी चीज़, जब किसी को कनेक्ट करो, आपको मैंने पहले एक बात मेंशन की थी, वैल्यू मार्केटिंग की। आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, किसी से जॉब मत मांगो भैया, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। मेरा वीज़ा लगवा दो, मेरी जॉब, ये नहीं। आप किसी को क्या ऑफर कर रहे हो, हुँ, आप हुँ। उसका टाइम खाने हैं, वो क्यों एंटरटेन करेगा? आपके जैसे उनके पास हज़ारों हैं, और ट्रू। पता नहीं कितने रोज़ हज़ारों नए ऐड हो रहे हैं, राइट? तो व्हाट आई एम ऑफरिंग, तो मैंने तो इतनी बिंदास चीज़ें की हैं व्हिच विल बी रियली हेल्पफुल टू द पीपल व्हिच आई विल शेयर। तो पहला हो गया लिंक्डइन, अच्छा सा प्रोफाइल अपना, कुछ झूठ नहीं, 10 आती हैं तो 8 ही लिखी मैंने। तो अच्छे से लेकिन लिख दी कि भई ये मेरा प्रोफाइल है पूरा, मतलब आपका फर्स्ट फेस है ना वो, हाँ आपको तो जी। बाद में मिलेगा, पहले आपका प्रोफाइल देखेगा। जितना टाइम फेसबुक और इंस्टा पे लगाते हो, इन लिंक्डइन पे लगाओ, ठीक है? सुंदर सा वो करो। उसके बाद मैंने रिसर्च किया कि जो लोग कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, जो मैंने बोला कि इंडियंस, उनकी कंपनी क्या करती है? उस कंपनी की पास्ट की सीक में पोजीशंस ढूँढी। अब तो लिंक्डइन जॉब्स के नाम से भी होता है, उस पे भी लोग पोस्ट करते हाँ हैं। जी। उन दिनों सीक पे होता था, तो मैंने उस कंपनी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो बंदी थी, वो
लिटरली रिक्रूटर थी, मतलब HR थी वो उस कंपनी में, उसी के हाथ में था जॉब देना, राइट? और वो ओरिजिन एनर्जी में काम करती थी। तो मैंने ओरिजिन एनर्जी का वहाँ से नाम उठाया। आपको तो नहीं पता होगा ना आपकी कंट्री में बैठकर, भारत हाँ में थोड़ी जी। पता होगा कौन-कौन सी कंपनी है। ओरिजिन एनर्जी को मैंने सीक में सर्च मारा कि इसकी पास्ट ओपनिंग्स क्या रही हैं। फिर एक-एक को खोल के मैंने छानबीन की, मैंने पूरी एक एक्सेल शीट बना ली। ये कंपनी ये इसकी पास्ट ओपनिंग, उसका लिंक सीक का पुराना लिंक मिल जाता है, जो आपकी ऑब्सोलीट भी हो गई है, मिल जाता है। उसके क्या-क्या जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है, ये माँगते हैं। आज उसके पास वैकेंसी नहीं होगी, कल तो आएगी, कोई तो हुँ, छोड़ के हुँ। जाएगा ना, अपना भी नंबर लगेगा, वो माइंडसेट वाला। फिर मैंने वो पूरी, मेरे पास एक्सेल शीट थी। मैंने यहाँ भी किसी को ये नहीं बोला कि मुझे जॉब दे दो। फिर यहाँ पर मैं एक वो बंदे को मिली, सबसे पहली गलती मैंने क्या की, मैं वहाँ पहले तो लेट पहुँची। बसों में चलो मैं गई, लेकिन मुझे सोच के चलना चाहिए था ना, मैं अनजान जगह जा कैज़ुअल लिया, कैज़ुअल, हुँ, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया मैंने। मैं हुँ। सच में आज यहाँ बोल रही हूँ, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जिनको मैंने हेल्प किया लिंक्डइन के थ्रू, जो भारत से बहुत सारे लोग, वो सेम एटीट्यूड उनका भी था मेरे लिए। तो ये हमारे बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये गलती मत करना, हर किसी की टाइम की वैल्यू करो। उसको, चाहे वो बिल्कुल ही लो लेवल का हो, उसको ऐसे मान के चलो कि वो पूरा हाइली प्रोफेशनल है। क्योंकि आपका जो रूप है ना, आपका जो अंदर है, वो उनको काम करके पता चलेगा। बट द डे यू शो योर एटीट्यूड, बंदा उसी के बेसिस पे डिसाइड करेगा। और दूसरी गलती मैंने क्या की, अब मैं वहाँ पे, मैं भारत में भी मुझे पता था कि हम प्रॉपर फॉर्मल्स में जाते थे। मैं लेके भी आई थी कोट पैंट वगैरह सारे जो जैसे कपड़े चलते हैं। मैं जीन्स में चली गई, कैजुअल कपड़े पहन के चली गई। लेकिन वो बंदा, आई एम सो, हिज नेम वाज स्टीव। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि उसने मुझे बिल्कुल भी छोटा फ़ील नहीं कराया। अब देखो मेरी नज़र में वो कितना बड़ा हो गया आज, 12 हुँ। साल पहले की बातें मुझे याद है। तो फिर हमारी बात हुई, तो उसने बोला कि ऐसा-ऐसा करके है, विल मीट नेक्स्ट टाइम, और ऐसा उसने मुझे बता दिया। मैंने उससे जॉब नहीं माँगी यहाँ भी। इट वाज़ अ कैजुअल कैच अप, जस्ट मैंने जो खुद रिसर्च की हुई थी, बोला हाँ, वो ओरिजिन में ऐसा-ऐसा मैंने देखा था, ऐसे आई थी, तो इसमें क्या एक्सपेक्टेशन होती है उनकी, सो दैट आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ। और तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मैंने कनेक्ट किया, मैंने रिसर्च किया, मैंने किसी से जॉब नहीं माँगा, और चौथी चीज़, मैंने उनको कोई जॉब अप्लाई नहीं अभी तक किया था, उस टाइम तक, उतरने तक, क्योंकि आई वांटेड टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द मार्केट, ठीक है? फिर उसके बाद इसी के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू मेरी ये वाली जॉब लगी। 3 हफ्ते में इसमें थी। उसके बाद जो मुझे एक अपॉर्च्युनिटी आई किसी रिक्रूटर के थ्रू कि गवर्नमेंट में जॉब है, लिंक्डइन पे ही आई। ओके। अब क्योंकि मैं मार्केट में घूम रही थी, लाइक बातें कर रही थी लोगों से, मेरी जॉब घर से थी, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब था। लेकिन मैं तैयार होके, जब ऑफ़िस छूटते हैं 4 से 6 बजे का टाइम होता है, मैं बस स्टॉप्स पे बैठ जाती, देख के मुझे कोई बोलेगा ही नहीं मेरी जॉब नहीं लगी हुई, एंड आई विल जस्ट टॉक टू पीपल। आप अंग्रेज़ी कितनी भी अच्छी बोलते हो अपनी कंट्री में, यहाँ पहले तो एक्सेंट ही समझ में नहीं आता। हाँ जी। आपको लिटरली अनपढ़ फ़ील होता है, मतलब कुछ आता ही नहीं है, ऐसा लगता है। तो वो आपकी स्किल्स, मतलब एवरी सिंगल डे आई वाज़ प्रिपेयरिंग माय सेल्फ। तो ये चल रहा था। वहाँ से फिर मेरी पहली जॉब गवर्नमेंट में लगती है, लेकिन वो जॉब, मेरी जो पेरोल था, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी का था, बट मेरी एंट्री होगी गवर्नमेंट में, काम मैं गवर्नमेंट ऑफ़िस में कर रही हूँ। उस दिन मेरे पास 2 जॉब्स थी, सेम पे रेट, एक थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और दूसरी थी हेरिटेज डिपार्टमेंट में। तो दोनों का सेम पे रेट था, सेम डिस्टेंस था, दोनों आस-पास ही थे ऑफ़िसेज़। तो फिर मैं गई, एक मेरे मेंटोर थे, वो मेंटोर कैसे मिले मुझे, जो माइग्रेशन इमिग्रेशन होता है, स्टेट इमिग्रेशन, लोग इतनी गालियाँ निकालते हैं उनको कि हमें बुला लिया, यहाँ जॉब नहीं मिल रही, हम इतना जॉब अप्लाई करते हैं, बट एक्चुअली हम रिसर्च ही नहीं करते, उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। अब मैं ये किस बेसिस पे कह रही हूँ, क्योंकि मैंने इमिग्रेशन के लिए काम किया, विल कम टू दैट लेटर। तो बहुत सारे फ्री जॉब रेडी प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें वो समझते हैं कि आप एक अलग कल्चर से आए हो, आपका एटीट्यूड अलग होगा, आपका रिज्यूमे लिखने का स्टाइल अलग होगा। छोटी सी एग्जांपल है रिज्यूमे की, भारत में मेरा 7 पेज का रिज्यूमे था, और यहाँ दे फॉलो किस प्रिंसिपल, कीप इट सिंपल। 2 से ज़्यादा अगर आपने पेज का बना लिया, तो वो पढ़ना पड़े ही, बिन में डाल देंगे। किसके पास टाइम नहीं है इतना। हुँ। तो आपको अपनी बड़ी इन्फॉर्मेशन बेस्ट पॉसिबल वे में सिंप्लीफाई करके वहाँ पर प्रेज़ेंट करनी है। तो दैट वाज़, वो हमें वहीं सिखाया था। तो वहाँ पे वो टेफ के अंडर, टेफ और गवर्नमेंट लाइक इमिग्रेशन का जॉइंट प्रोग्राम था, फ्री ऑफ कॉस्ट उन दिनों पे। तो उसमें वो आपको ये सब सिखाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको ना और कंट्रीज़ से जो माइग्रेट हुए हैं स्किल माइग्रेशन के तहत, उनसे मिलने का मौका मिलता है।
ओके। आप जो वो गलतियाँ कर चुके हैं वो भी शेयर कर रहे हैं ना वहाँ, आप वो करना ही ना। तो ये वाला चीज़ वहाँ पे हुआ। फिर मैं अपनी मेंटर के पास, वो जो वहाँ मेरा जो प्रोग्राम था, वो मेंटर के पास गई, और देन शी प्रेजेंटेड मी एज़ अ सक्सेस स्टोरी वहाँ पर, एंड देन आई वाज़ अ स्पीकर देयर क्वाइट फ्रीक्वेंटली एज़ वेल आफ्टरवर्ड्स। बट एनीवेज़, तो वहाँ पे फिर मैंने अपनी जॉब जो है पिक कर ली, एंड देन आई केम टू वर्क फॉर द डिपार्टमेंट। वहाँ पे मैंने एज़ अ थर्ड पार्टी पेरोल, बट गवर्नमेंट में मेरा हो गया। वहाँ से मेरा एक और ब्लॉकर माइंड का था हमेशा से, भारत में इंजीनियरिंग करते ही मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, मैंने ज्वाइन नहीं की थी। ओके। जॉइन नहीं की थी क्योंकि मैं बहुत लाइक, इट पीपल माइट थिंक इट्स बैड, बहुत रिश्तेदार गुस्सा हो गए थे, बट मेरे माइंड में ये था कि मुझे चाय पकौड़े समोसे नहीं खाने जॉब, मतलब मेरे माइंड में ऐसा था। आई अपोलोजाइज, सब एक जैसे नहीं होते, बट मेरी तुच्छ मानसिकता थी उस टाइम पे। मैंने ऐसा था कि सरकारी डिपार्टमेंट में काम नहीं होता, बातें चाय समोसा होते हैं, और वही माइंड सेट लेके यहाँ आ गई। लेकिन वहाँ जो मुझे एंट्री मिली, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं शेयर पॉइंट में हूँ, तो मेरा जो टेक्नोलॉजी का नेम है, तो उस पर मैं मेरा बहुत अच्छा प्रोफाइल, इतना मस्त मज़ा आ गया, मतलब अच्छा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिल्कुल कंपनी की तरह काम करते हैं, ये सारे मिथ जो मेरे थे वो बस्ट हो गए। नेटवर्किंग हुई, लोगों से बात करने का मौका मिला, वो क्या अच्छा कर रहे हैं वो मैं अपने आप पे स्किल पे डेवलप करने पे मैंने फोकस किया। वहाँ से फिर मुझे पता चला गवर्नमेंट की पेरोल की, गवर्नमेंट में जॉब निकली। फिर वहाँ तो मेरा एंट्री हो गया ना। अब ये 2 कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस हैं। आप एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जाते हो, यू गो एज़ अ कंसल्टेंट, आपका प्रोफाइल और इंटरव्यू मैटर करता है। बट जब आप गवर्नमेंट में अप्लाई करते हो, बहुत लेंथी प्रोसेस है, आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया, एड्रेसिंग, बहुत सारा लाइक प्रोसेस होता है। वो हमें उस प्रोग्राम में सिखाया था। वो मैंने किया, और मेरी गवर्नमेंट जॉब ऑन गवर्नमेंट पेरोल लग गई, और उसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर स्टेट इमिग्रेशन आता था। ओके। और वहीं से मुझे फिर सारी चीज़ें पता चली कि गवर्नमेंट क्या-क्या इनिशिएटिव्स लेती है, वो सारी प्रॉब्लम समझती है जो हमारी हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हम बीइंग लेज़ी कह लो, या फिर अनअवेयर कह लो, या मिसगाइडेड कह लो, हम उनकी उन चीज़ों का बेनिफिट ही नहीं ले पाते। तो आज तो सारा नेट पे सब कुछ है। उन दिनों जब हमारे पास डेटा नहीं होता था, वैसा फ़ोन नहीं होता था, पब्लिक लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। मैं रात के 8 बजे तक पब्लिक लाइब्रेरी में बैठी रहती थी। हम ये स्ट्रैटेजी बना के आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। उन्होंने बोला था, आपका जॉब ऐसा है, आईटी डिपार्टमेंट में है, तो आईटी सब जगह सेम होती है। मेरे हस्बैंड मार्केटिंग में थे। मार्केटिंग कंट्री एंड रीजन स्पेसिफिक होती है, आपको वहाँ की थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी हाँ जी। जॉब अप्लाई करने से पहले। तो उन्होंने बोला था, मैं कोई भी जॉब ले लूँगा, क्योंकि हम बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं थे, हमें लाइक अर्निंग के लिए कुछ करना ही था। लेकिन आप पूरे 3 महीने जी जान से जॉब सर्च करोगे, आप कोई और जॉब नहीं पकड़ोगे, मुझे 2 जॉब करनी पड़े, मुझे और जॉब करने पड़े, मैं करूँगा, जस्ट टू सस्टेन। हुँ, तो हुँ। मैंने घर में करना ही था, क्या था, लाइब्रेरी में बैठी रहती, घर पे इंटरनेट भी नहीं था उन दिनों हमारे पास। तो वो इंटरनेट और कंप्यूटर में वहाँ पे करती रहती, और वहीं से फिर नेटवर्किंग भी हुई। वहाँ मुझे पता चला, अच्छा लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे उठते हैं, वो अंग्रेज़ी वैसा एक्सेंट, वो सब हुँ, चीज़ें हुँ। इम्प्रूव होने थैंक लगी। यू, सॉरी, या प्लीज़ वाला, या और फिर लाइन में चिपक के नहीं खड़े होना यस, क्योंकि यस, यू फर्स्ट, लाइक हाँ। आफ्टर यू। हुँ, हमारे क्या होता है, अरे परे हो, मेरी हुँ, बस निकल दी है, लाइक हाँ, दैट ना, लाइक मी फर्स्ट से आफ्टर ये यू हाँ वाला जी। एटीट्यूड। तो बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, बट ये लोग इतने शाणे होते हैं, आपको पता ही है, लाइक यहाँ पर आप कैसे दिखते हो, कैसे बना रहे हो, उससे इतना वो नहीं, उनको तुरंत समझ में आ जाएगा आपकी बॉडी लैंग्वेज। हाँ जी। छोटी-छोटी चीज़ें नोटिस करती हैं। व्हिच वी विल टॉक अबाउट, लाइक यू कैन आस्क एंड देन आई विल शेयर। हुँ, मैं रिक्रूटमेंट पैनल पे भी रही हूँ, देन आई अच्छा, विल शेयर कि भी कैसे आप अपने आप को रेडी कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए। ओके, सो दिस इज हाउ आई एंटर्ड इन इमिग्रेशन। एंड फिर ओके, इमिग्रेशन में तो सारा कुछ ही हमारे सामने था, लाइक ऑल द व्हाट दे सी इन द असेसमेंट। बस आपको जेन्युइन रहना है, ओके, कुछ गलती भी हो जाती है, पहले तो फ्रॉड नहीं करना कोई भी। उनके पास ऐसे ऐसे सिस्टम्स होते हैं ना, सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं। बस ये मान लो कि अगर आपने कोई गलत काम किया है और उनकी नज़र में नहीं आया ना, बस आपकी किस्मत ही अच्छी थी। तो ऐसे काम बिल्कुल मत करें। और सारी इन्फॉर्मेशन वो तो इतने सेमिनार्स करते हैं, सब कुछ करते हैं कि भाई, और प्रोग्राम्स इनिशिएटिव्स लेते हैं, प्रॉपर बजट सेट होता है इन चीज़ों का, क्योंकि हर चीज़ देखो, इंस्ट्रक्टर को तो वो पे करेंगी ना गवर्नमेंट, हुँ, तो हुँ, गवर्नमेंट चाहती है कि आपको उन्होंने बुलाया है नॉमिनेट करके, तो आप वैल्यू ऐड करो यहाँ।
तो सो एवरीथिंग इज अवेलेबल। जैसे आपने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में काम किया, अभी ना पीछे कुछ टाइम पहले 1 साल पहले ना ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने ना कुछ स्टेट्स बैन कर दी थी। उसमें हमारा यूपी भी था, पंजाब, हरियाणा और गुजरात भी था। ना कि हमने इनके बच्चे नहीं लेने। वो पता नहीं कितना सच था, कितना झूठ था। कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बोला था कि हम यहाँ से नहीं बच्चे लेंगे। तो वो फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं क्योंकि हमको पता है ना, मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ, ठीक है? कि जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट लगाए और उनके वीज़ा भी आ गए। तो फिर वो कैसे डिपार्टमेंट कैसे काम करता है? फिर वो कैसे पता लगता है कि वो गलत है या सच है? तो वही हमारा काम है। बेसिकली मैं आईटी डिपार्टमेंट में थी वहाँ पे। तो जो सारे सिस्टम्स होते हैं बैकग्राउंड पे, वहाँ पर कुछ मैनुअल, अब आज की तारीख में तो बिल्कुल भी मैनुअल, बहुत कम चीज़ें होती हैं। एवरीथिंग इज़ अंडर द सिस्टम। और कंपनीज़, मतलब कंपनीज़ ही बोलूँगी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी कंपनीज़ की तरह ही काम करते हैं। बहुत पैसा आईटी डिपार्टमेंट में जाता है, बजट जाता है एडवांस सिस्टम्स बनाने के लिए। तो डेटा एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। एक सर्च मारेंगे ना, तो वो पैटर्न ढूँढ देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रही हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, आई हैवंट सीन इट बट पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब में ज़्यादा हमारे सिंह एंड कौर कॉमन होंगे, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद पोस्ट कोड्स जैसे हमारा 6 डिजिट्स का होता है। हाँ जी। तो अगर आप एक स्टेट में हो भारत में, भारत की बात कर रही हूँ मैं, इंडियन एप्लीकेंट के परस्पेक्टिव से, तो पोस्ट कोड को तोड़ लेते हैं ना हम, तो वहाँ से हमारी स्टेट का पता चल जाएगा, ठीक है। एक सर्च मारने पे वो पैटर्न एनालाइज करके बता देगा कि पिछली आपने जितनी 1000 रिजेक्ट की हैं एप्लीकेशंस, उनमें तो फील्ड्स रहते हैं, रिजेक्शन फॉर द रीजन फॉर द रिजेक्शन, फॉर एग्जांपल व्हाई असेसमेंट ऑफिसर वाज नॉट सेटिस्फाइड, एवरी सिंगल थिंग गेट्स रिकॉर्डेड, लाइक आई कुड लिटरली सी द फाइल्स वहाँ पर, है ना। तो फिर जैसे फॉर एग्जांपल मिसिंग डॉक्यूमेंट है किसी के, या फिर किसी के फोर्ज तो उल्टा क्राइम भी है। हाँ जी। आपकी एप्लीकेशन तो होगी लेकिन आपका रेड दाग भी लग जाएगा। और यहाँ हर सिस्टम इंटीग्रेटेड है। इट्स लाइक अगर आपने एज अ एप्लीकेंट, आप यहीं पे ऑस्ट्रेलिया में हो, स्टूडेंट पे आए थे, कैसे भी करके आपने कर लिया। आप उसके बाद आपने मान लीजिए डॉक्टर थे भारत में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एज अ डॉक्टर ही आपने वो मेडिकल लाइन के डॉक्यूमेंट लगाए थे। अब आप यहाँ पे रहने लगे, पीआर नहीं हो रही, आपने सोचा कि चलो तब तो वीज़ा लग गया था, अब ना कुकरी का हो रहा है, तो मैं ना फेक बना देता हूँ कि भाई मैं कुकरी करता था, मतलब डॉक्टर का खत्म कर देता हूँ, फॉर ओके। एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल करते हैं ऐसा? है ना। आपको लगेगा कि वो तो अलग वीज़ा था, वो अलग डिपार्टमेंट था, अब तो मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया छोड़ के मैं तो एनटी में जा रहा हूँ। एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड, एंड ओके। एवरीथिंग, अगर कुछ इंटीग्रेटेड नहीं भी है, उनको डाउट हो गया, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू शेयर विद इन द डिपार्टमेंट्स। हुँ। और हमारे बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं, लोकल सिस्टम्स एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। क्योंकि जो स्टेट नॉमिनेशन है ना, अभी ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल दैट, वो सब होता है, जैसे थर्ड जो प्रोसेस होता है नॉमिनेशन के बाद आपका, आप ये वीज़ा अप्लाई करते हो जो फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, राइट। तो हमारे कुछ सिस्टम्स इंटीग्रेटेड होते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, उसकी फीड अवेलेबल डिपार्टमेंट, है। हाँ, जो इमी है ना, हुँ। ऑस्ट्रेलियन इमी, उसको मिल रही, तो दे हैव द कैपेसिटी टू क्रॉस चेक। ओके। तो भाई ज़्यादा अक्लमंद मत बनना। हुँ। और वही है कि 2 एवरी नंबरी डे मत करो। सिस्टम्स आर गेटिंग एडवांस्ड। ठीक है। और एक चीज़ और भी बताऊंगी, डेट्स एंड लिटरली टाइम का भी, जैसे फॉर एग्जांपल 11:59 पे डेट एंड हो जाती है, कोई वहाँ फ्री, जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि आपका ये वैलिडिटी 13 दिसंबर तक है, तो 12 दिसंबर 11:59 को आपकी उस चीज़ की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। वहाँ कोई बंदा मैनुअल नहीं बैठा, एक एक बंदे की हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं रोज़ कि चेक करने के लिए। एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड एंड हुँ। एवरीथिंग इज एक्सेसिबल ओके। उनके लिए। और असेसमेंट ऑफिसर्स के भी ना लेयर्स रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि मेरा अगर असेसमेंट ऑफिसर का जॉब है, मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन कहीं मुझे फिशी लग गया, कुछ लग गया, तो आई कैन एक्चुअली कंसल्ट विद अदर पीपल हु माइट नॉट बी असेसमेंट ऑफिसर्स, बट ईदर दे बिन इन द पास्ट, मतलब डिपार्टमेंट में भी उनका प्रमोशन हो गया या अलग उसमें चले गए, मतलब उनके पास सब एक्सेस होती है कि वो किसी और से थर्ड ओपिनियन भी लें। हुँ, और हुँ। हाँ, एक चीज़ और बताऊंगी, हमें लगता है कि मैंने बहुत सुना है, मैं भी कहती थी ऐसा, कि वहाँ ना केस ऑफिसर्स बैठे रहते हैं धाड़-धाड़ रिजेक्ट करने के लिए। हाँ, ये हम सोचते हैं। ये मैं वही क्वेश्चन पूछने वाला था कि रीज़न्स क्या-क्या होते हैं या वीज़ा रिफ्यूज़ देने के, कि या क्यों क्यों नहीं अप्रूव कर रहे वो? हाँ, तो ये भी एक मिथ है। अ, उनका बहुत समय जाता है पूरी असेसमेंट लाइफ, पूरा साइकिल जो होता है ना एप्लीकेशन का, वो साइकिल को कंप्लीट करने में।
तो उनको ज़्यादा नुकसान होता है जब वो कोई रिजेक्ट करते हैं। सोचो उन्होंने कितने आवर्स लेयर बाय लेयर, हमारा ना सिस्टम में ऐसा होता है, जैसे 4 लेयर्स हैं अप्रूवल की, ठीक है? पहली लेयर मैं हूँ, दूसरी लेयर आप हो। मैंने अपना काम कर दिया, मेरा काम सिर्फ़ इतना है कि जो इसके ये डिटेल डॉक्यूमेंट्स। मार्कशीट है ना, डीएमसीज़, हाँ, किसी गलत यूनिवर्सिटीज़ के फेक मत बनाना। यूनिवर्सिटीज़ के पूरे ना वहाँ पर ऐसे सिस्टम्स होते हैं, कोड्स होते हैं यूनिवर्सिटी, भारत की यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ। पूरे कोड्स रहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जेन्युइन है या नहीं, हाँ, या वही और ब्लैक लिस्ट करी ब्लैक हुई हैं। एग्ज़ैक्टली, कुछ ब्लैक लिस्ट भी, और कुछ ना इनके आपस में भी वो रहते हैं। अभी तो सिस्टम और ज़्यादा एडवांस हो गया कि वहाँ से डेटा वेरीफाई कर सकते हैं। लाइक दे माइट नॉट बी एबल टू पुल डेटा बट दे कैन वेरीफाई कि अर्शदीप ने ये फाइल भेजी है, ये बंदा यहाँ पढ़ा है, सो एंड सो सन में, सो एंड सो रोल नंबर पे, राइट? तो वो फील्ड्स डाल के इंफॉर्मेशन वैलिडेट कर सकते हैं। तो ऐसे गलत काम नहीं करना। तो मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैंने ये डीएमसी वेरीफाई करके अभी मैंने डाल दिया कि गो टू लेवल 2, वहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया स्टेटस। अब मेरा काम खत्म हो गया एज फर्स्ट ऑफिसर। अब आपका काम शुरू हो गया। अब आपका भी एक आपको एक मिला होगा कि आपने टास्क ये मिला है, चीज़ ये करनी है। चीज़ें करनी तो है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा सारी चीज़ें वो करे। अच्छा। तो केस ऑफिसर जो लास्ट जिसका नाम आता है ना, अगर हम फेडरल इमिग्रेशन की भी बात करें, जिसका लास्ट में नाम आता है कि केस ऑफिसर ये था, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ उसने किया है। अच्छा, ही इज वर्किंग बेस्ड ऑन द फीड गॉट फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स। ओके। मान लो मैं बोलूँ कि मेरी तो अर्शदीप बैठी है कोई केस ऑफिसर, जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने जब तक इमिग्रेशन में काम किया मैंने अपने घर पे नहीं बताया किसी, मेरे हस्बैंड के बिना सिंगल पर्सन को नहीं पता था मैं इमिग्रेशन में काम करती हूँ। कि भाई एक्सपेक्टेशन ऐसी हो जाएगी, भाई हमारा वीज़ा लगवा दे, या मतलब मेरे तो डैडी फ़ोन करने लग जाएंगे, राइट? हुँ, तो अगर मान लो बोलें कि भी मेरी अर्शदीप बैठी है वहाँ पे, हमारे को अप्रोच लग जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि एक तो सबको सिस्टम विजिबल है, दूसरा एक बंदे के हाथ में सब कुछ नहीं है, हुँ। और तीसरा फिर वो सिस्टम को मूर्ख नहीं ना बना सकता। हाँ जी। ऑटोमेटिक सिस्टम को मूर्ख बना ही नहीं सकता। इट्स नॉट मैनुअल फाइल कि मैंने काटा मार दिया या मैंने टिक मार दिया, लाइक हुँ। दैट। तो आपके हिसाब से मतलब रीज़न्स क्या-क्या होते हैं कि रिफ्यूज़ल देने के? सबसे पहले तो ना अभी तो हमें भी इतना वो हो गया कि देख के पता चल जाता है कि ये जेन्युइन है कि नहीं। आपको एग्जांपल बताती हूँ, जीटी स्टेटमेंट जैसे लिखते हैं बंदे, हाँ जी। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे। मतलब हाई परसेंटेज, आई वुड नॉट कोट द परसेंटेज, बट हाई परसेंटेज ये होता है कि उन्होंने खुद नहीं लिखा होता। हाँ, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, कोई बंदा है 5.5 बैंड लाने में भी स्ट्रगल कर रहा है, तो इतनी हाई फाई जीटी स्टेटमेंट कैसे लिखेगा? उम, सिंपल सी बात है ना। तो मतलब वहाँ लॉजिक बताओ, उनका रोज़ का काम है, आप एक फाइल लगा रहे हो, आप वन ऑन वन हो, लेकिन वो हज़ारों आप जैसे हज़ारों आते हैं। तो उनके ना फ्लैग्स लगते जाते हैं माइंड में। हमें काम करते-करते एक्सपीरियंस हो जाता है। मैं असेसमेंट ऑफिसर नहीं थी, मैं तो आईटी में थी, बट आई वर्क्ड वेरी क्लोज़ली विद देम, क्योंकि मेरे जो स्टेक होल्डर्स हुँ, थे, हर हुँ। रोज़ हम उन्हीं के लिए सिस्टम एनहांस करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वेरी क्लोज़ली आई वर्क्ड विद देम। तो जेन्युइनिटी, बस अगर मैं सबको समराइज़ करूँ ना, एक है जेन्युइनिटी, कि भई उनको जेन्युइनिटी पता चल जाती है। कि भई फिर क्या होता है ना, कि अगर आपने मान लो ये जीटी वाली बात कर लेते हैं, ठीक है? कि चलो ये जीटी की उसको पता है कि उसने नहीं लिखी है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स, मतलब जिस पे वो रियायत नहीं बख्शेंगे। कुछ होते हैं कि ठीक है, चल इसने मतलब ये तो वाला पॉइंट, कैसे पॉइंट है जिस पे रियायत बिल्कुल ही नहीं है? हाँ, फ़ोर्ज सबसे पहले। अच्छा, अगर आपने मतलब एग्ज़िस्ट नहीं करती वो यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लगा दिया। फिर जैसे आल्स या आईडीपी, सॉरी आल्स या पीटी वगैरह, ये तो सेंट्रल सिस्टम है, इसमें तो आप फेक कर ही नहीं सकते, ये तो सीधा जाएगा। फिर वर्क एक्सपीरियंस, अब वर्क एक्सपीरियंस में क्या होता है कि आपके जैसे हमारा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एबीएन होता है, हाँ जी। ऐसे ही हमारे भारत में भी टिन डिन सब होते हैं, ठीक है? और अभी तो मतलब क्योंकि आई हैव अ कंपनी इन भारत, आई हैव अ कंपनी इन हियर, तो मुझे वो सिस्टम्स भी सब पता चले कि भई कैसे आप ट्रैक कर सकते हो। पब्लिकल ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक अवेलेबल होती है। हुँ, हुँ। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको वहाँ फ़ोन करेंगे, गोरे लोग कैसे, अंग्रेज़ लोग कैसे वहाँ, ऐसा नहीं है, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। एक सर्च मारेंगे, अगर आपने एक पेपर पे लिख के दे दिया ना कि मैंने यहाँ पे काम करते थे, अब वो चीज़ें नहीं चलती हैं। दे नीड दोज़ डिटेल्स। पूरी डिटेल्स। आपकी टैक्स हुँ। आईटीआर होगी। अ, ये काम तो बिल्कुल भी कोई मत करे कि आईटीआर ये सब ऐसे बनवाते हैं लोग, हाँ, हाँ। क्योंकि वो सब चीज़ वहाँ पे वेरीफ़ाई होगी। हुँ, हुँ, हुँ। और फिर क्या होता है ना कि ओवर द टाइम, जैसे आपने स्टेट बैन वाली बात की, टू बी ऑनेस्ट मैंने ये सुनी नहीं कि मतलब ऐसा कर दिया हो, बट हाँ, लोगों से बहुत आती रहती हैं अफ़वाहें कि भई ऐसा कर दिया, हो सकता है करा हो, बट मेरी नॉलेज में नहीं है, ओके। स्टेट वाले जो आपने बात की बैन की। लेकिन होता है कि उनके जो प्रीवियस केस कोई निकलता है वैसा,
अब ये लोग ना लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन में बड़े क्विक हैं कि भाई वो हमें बाद में चीज़ पता चली, अभी नेक्स्ट में ही रूल डाल दो। हाँ, हाँ। मतलब अपनी जो चेकलिस्ट है, मैं एज असेसमेंट नंबर ऑफिसर नंबर 1 असेस कर रहा हूँ, तो ये चीज़ मुझे डबल चेक करनी है क्योंकि ये लोग कर सकते हैं, पहले कर चुके हैं। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई आज एक चीज़ गलती हुई, कई साल बाद आएगी। इट्स लाइक इमीडिएट। ओके। तो एक वो भी होता है ना, जैसे कई कई बार हमने जैसे फाइल लगाई है कि इमिग्रेशन की तरफ से कॉल आई है हमको हुँ। कंफर्म करने के लिए, कुछ मतलब इंटरव्यू टाइप का हुँ, होता है। हुँ, हुँ। तो उसका क्या प्रोसेस होता है? वो यहाँ से कॉल जाती है, इंडिया में जो इनके बंदे बैठे हैं वो करते हैं, हुँ। वो क्या सिस्टम होता है? 2 तरीके से हो सकता है। एक ये पॉसिबल है, वो कर सकते हैं कॉल, कैपेसिटी है, कोई उसमें मनाही नहीं है, पहली बात। लेकिन कई बार क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, वो कई बारी आउटसोर्स भी होती हैं चीज़ें। अच्छा। लेकिन वो आउटसोर्स का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो भी बहुत प्रोफेशनल होते हैं, सारे अरेंजमेंट्स प्रोफेशनल होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब ये मैं एक और पर्सपेक्टिव से भी आपको बता सकती हूँ। मैंने पहले आपको बताया था, जब मैं भारत में काम करती थी, मैं अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए काम करती थी और उन दिनों वहाँ पे एक कंपनी हुआ करती थी, इंश्योरेंस कंपनी अमेरिकन। तो वो लिटरली हमारा बैकग्राउंड, क्योंकि हम फाइनेंस के साथ काम कर रहे हैं ना, तो हमारा बैकग्राउंड चेक करती थी भारत में, जो हम अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, बट क्लाइंट ये है, तो क्लाइंट बैकग्राउंड चेक करता है। तो भारत में भी बहुत हाईली प्रोफेशनल ऐसी एजेंसीज हैं जिनको काम आउटसोर्स कर दिया जा सकता है, लाइक पॉसिबिलिटी है, और उनका काम ही ये है। हुँ, हुँ। तो मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट की वो नहीं आती हमारी, तो 4 पैसे खिला वेरिफिकेशन, दो, हाँ। हाँ, ऐसा नहीं है। बहुत हाईली प्रोफेशनल होती हैं बिकॉज़ दे आर लॉयल टू देयर वर्क, वाह! नॉट टू यू। हाँ जी। आपसे कोई पैसा खाएगा 1000, 2000, 1 लाख मान लो एग्ज़ाम्पल, लेकिन वहाँ जहाँ उन्होंने रोज़ के हज़ारों एप्लीकेंट्स करने हैं, वो वहाँ लॉयल रहेंगे ना। हुँ, दैट्स हुँ। अबाउट, लाइक ये तो एंगेज करने के टाइम भी वो लोग देखते हैं ना कि भई कैसी एजेंसीज़ के साथ कर रहे हैं। हुँ, हुँ। सो क्वाइट पॉसिबल। हाँ, लेकिन एक आपने देखा होगा, स्कैम भी बहुत चल रहे हैं आजकल। कैसे? जैसे भारत में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कहीं से भी फ़ोन करके बोल देता है कि हम वहाँ से बोल रहे हैं, हाँ जी। है ना? तो इस चीज़ को भी अवेयर रहें। तो वो कैसे कंफर्म करे क्रॉस कि एक्चुअल इमिग्रेशन की तरफ से ही आया है? खुद की इन्फॉर्मेशन खुद ना दें। हाँ। डेस्परेशन, अगर हम डेस्परेट रहोगे तोते की तरह अपना सब खुद ही बता देते हैं। जो भी लोग स्कैम होते हैं, स्पेशली ऑनलाइन फ्रॉड एंड ऑल दैट, वो अपनी, जैसे मान लो किसी ने ये फ़ोन कर दिया, और ये तो बड़ा ईज़ी है, पोस्ट कोड, सॉरी, कंट्री कोड वगैरह लगा के दूसरे फ़ोन करके, ये तो ईज़ी है। तो ऐसा ना सोचें कि वहाँ से आ रहा है तो वहीं का फ़ोन होगा। हाँ जी। पर वैसे पहला चेक ये हो सकता है कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आ रहा है तो +61 कोड होगा, है ना? ऐसे ही कोई वो नहीं होगा, लोकल वो नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि जैसे आपको बोल रहे हैं कि भई आपका स्टूडेंट वीज़ा लगा हुआ है, मैं आपका केस ऑफ़िसर बोल रहा हूँ। ठीक है, आपने बोल दिया हाँ, ठीक है। तो अगर उन्होंने बोला अपना फ़ाइल नंबर बताओ, आप मुझे फ़ाइल नंबर कन्फ़र्म कर दीजिए। तो उन्हें आप बड़ी जेन्युइनिटी से बोल सकते हो कि देखिए आपने कॉल किया है, आपको पता ही है आजकल इतने फ्रॉड होते हैं, सो आई डोंट फ़ील कंफर्टेबल रिवीलिंग माय ओन डिटेल्स, हाँ। डिटेल्स। ईदर यू सेंड मी एन ईमेल फ्रॉम दैट रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, लाइक होता है ना हाँ जी। टू स्टेप वेरिफिकेशन। कोई ऐसा नहीं कि आप इतना क्वेश्चन पूछोगे कि आपको क्रॉस मार देगा कि ये तो ज़्यादा नखरे करता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको डेस्परेशन होना नहीं, डेस्परेशन हुआ तो आप कमज़ोर पड़ गए। जहाँ आप कमज़ोर पड़े, आप स्कैमर के हुँ। उसमें आ गए। तो दैट इज़ द सेकंड थिंग कि भई अपनी इन्फॉर्मेशन खुद मत रिवील कीजिए। उस वैसे अगर आप 4 क्वेश्चन पूछोगे ना, अगर वो स्कैमर होगा भाग जाएगा। हाँ जी। क्योंकि वो आप उसके झांसे में आओगे नहीं, उसको हुँ, पता चल हुँ। जाएगा। या कहेगा कि ठीक है मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, नेवर ही विल नेवर कॉल बैक लाइक दैट। तो ये भी हो सकता है। और तीसरा, फिर भी अगर आपको ऐसा है, तो आप बोल सकते हैं कि आई विल ईमेल ऑन द, या फिर अगर आप एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, आई विल गेट माय ऑफिशियल्स टू गेट इन टच विद यू। आई एम जस्ट प्रोटेक्टिंग माय सेल्फ, सो प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग। आई एम अवेलेबल टू गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन व्हाट इज़ डिपार्टमेंट इज़ नीडिंग, but I'll go through the official channel because I'm not feeling comfortable. Or हुँ। we can pre-book an appointment via email. So then you would हुँ। know कि you are expecting so and so person over the call. तो जो इंटरव्यू होती है बेसिकली, कि लोग बोलते हैं इट इज़ पॉसिबल। अगर ओके। किसी को ऐसा लगे कि शायद ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हो रही इसके डॉक्यूमेंट में, दे माइट कॉल। तो जैसे आपकी मैंने प्रोफ़ाइल देखी थी, आप मिसेज़ इंडिया ओवरसीज़ भी हो, तो उसका क्या सीन होता है? ओके, ऑलराइट। तो ये, इसको वैसे तो ब्यूटी पेजेंट बोलते हैं, ठीक है? तो ब्यूटी पेजेंट एक जनरल टर्म है, अलग-अलग कंपनीज़ ऑर्गेनाइज़ करती हैं। लेकिन जो मेरा पॉइंट था वहाँ पर जाने का, ये पर्टिकुलर कंपनी जो ऑर्गेनाइज़ करती थी, दे आर मोर इनटू वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब ये ऐसा नहीं कि आप शरीर से कैसे दिखते हो, सो एंड सो आपकी स्टैट्स हैं, वेट है, हाइट है। इट वाज़ नॉट टू प्रूव कि मैं ही सबसे सुंदर लड़की हूँ। अच्छा, ये वैसा वाला नहीं है कि हाँ, जो जैसे मिस वर्ल्ड वगैरह बनती हैं। अच्छा, अच्छा, एग्ज़ैक्टली। अच्छा। इट इज़ स्टिल मिस, लाइक दे हैव मिस इंडिया, मिसेस इंडिया, मिसेस इंडिया ओवरसीज़, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ,
सो मिसेज इंडिया पूरा कंपटीशन होता है, वी गो थ्रू मल्टीपल Stages. स्टेजेस एंड वुमेन एम्पावरमेंट का इनका मेन रहता है. फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द पार्टिसिपेंट शी हैड पोलियो, है ना, तो शी वन द क्राउन एज वेल. तो Okay. ये फिजिकल पे फोकस नहीं करते हैं, तो इट्स नॉट लाइक मॉडलिंग और थिंग्स लाइक दैट. और मेरा करने का रीज़न क्या था, एज आई मैंशन बिफोर, कि मैं कैसे बैकग्राउंड से आती हूँ, जीरो पॉसिबिलिटी वाले से आती हूँ. तो जब आपको एक स्टेज मिलता है, एंड स्पेशली अगर आप जीत जाते हो, मतलब मैंने क्राउन, यू नो, लाइक आई एम क्राउन्ड एंड ऑल दैट, तो जब तो आपकी ना वॉइस एम्पलीफाई हो जाती हाँ है, यू जी. गेट अ माइक, है ना. अब मैं जितनी बातें, अब मेरा एक ही थीम है, एक ही बात है कि भाई सब कुछ पॉसिबल है, सीड ऑफ पॉसिबिलिटी स्प्रेड करना. उस दिन, जिस दिन मैंने अपनी लाइफ में कई बार हथियार ऑलमोस्ट गिराने को थी, जैसे अर्जुन गिराता है ना, तो उसको कृष्ण आते हैं बताने. तो ऐसे ही अगर आपके माइंड में ऐसा है कि भाई ये चीज़ करके अगर आप वो कर सकते थे तो ये भी कर सकते, राइट. तो इसीलिए आई पार्टिसिपेटेड इन दिस कंपटीशन. आई हैड नो क्लू कि मैं कैसे ये करूँगी. तो बहुत स्टेजेस होती हैं उसमें, आपके इंटरव्यू होता है, लाइक दे वेरीफाई यू ऑन एवरीथिंग. अच्छा. आप समाज में कोई बड़ा काम करने वाले हो और आप अपनी फीलिंग्स और बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, देन हाउ वुड यू डू इट. हम्म. आपके माइंड की क्लैरिटी चेक होती है, एवरीथिंग बेसिकली, ऑल हाउज योर एटीट्यूड, लॉट ऑफ स्टफ. तो ये जो पेजेंट था, सो आई एम क्राउन्ड मिसेज इंडिया ओवरसीज 2024, और दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड वीजी, विजनरा ग्लोबल. तो भारत में हुआ था ये, एंड देन आई वॉन इट, बट मैंने Okay. किसी के साथ शेयर नहीं किया. Congratulations पहले तो. थैंक यू सो मच. बट देन मीडिया मेरे गांव में, एक छोटे लाइक बठिंडा ज़िला का एक छोटा सा गांव, वहाँ पे फिगर आउट हो गया. मेरी बहन ने स्टेटस लगा दिया अपनी व्हाट्सएप में, एंड देन पीपल फिगर्ड आउट, एंड देन मीडिया वांटेड टू कवर एंड ऑल. देन वी हैड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल दैट स्टफ, Okay. ठीक बट है. ओनली विद वन मैसेज. मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता सही है. तो अभी आप जैसे मेंटोर भी करते हो, लोगों को गाइड करते हो, तो उसका क्या रहता है, कैसे करते हो, है. कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पास? जी जी जी. हाँ, और हाँ. कितना ज़रूरी है एक मेंटोर होना, क्योंकि लोगों को ना क्लैरिटी नहीं है. मैं बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो मेरे से बड़ी उम्र के हैं, उनके एंड गोल ही नहीं है, उनको पता ही नहीं लाइफ में क्या करना है. जस्ट सुबह उठते हैं, काम करते हैं, शाम को आके सो गए. तो ये कैसे चीज़ें काम करती हैं? और आप मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बात करते हो, और ये बहुत हॉट टॉपिक है आज के टाइम में. हर एक Yes, बंदा कहता है कि मैनिफेस्ट yes, करो, है ना. yes. तो ये सारी चीज़ों को आप बताएं, क्या सीन है? सो बाय फील्ड तो जैसे पहले मैंने शेयर किया, 16 साल से मेरा हाईली सक्सेसफुल करियर रहा है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भारत में भी यहाँ भी. जैसे कहते हैं ना भाई, हम तो रज्जे कर से, मतलब रज्जे लेवल से थे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी कोई मजबूरी थी उधर मूव करना. बट मेरी अपनी ही, जितनी मैंने अभी कुछ माइलस्टोन्स आपको बताए हैं, कुछ चैलेंजेस बताए, और उसमें क्या मेरा माइंडसेट वीक था, और क्या आज मैं एज अ टीचर देख सकती हूँ कि मैं क्या ठीक करना चाहिए था मुझे. तो उस पर्सपेक्टिव से जब मैंने अपनी लाइफ को डीकोड किया, और पिछले 11 लाइक जब से हम यहाँ आए हैं, 12 साल हम यहाँ आ गए, लेकिन 11 साल से मेरा खुद का स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड टेक्निकल जर्नी ऑन है. मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि तू पहले ही इतनी तो पढ़ाई कर चुकी है, और कितनी पढ़ाई करेगी. आई वॉज ऑलवेज वर्किंग ऑन माई सेल्फ. तो मैंने सबसे पहले अपने आप को और मैं बेटर कैसे बनाऊँ, जैसे आपने गोल क्लैरिटी की बात की. अब मेरी 5 उंगलियां घी में हो गई थी जब मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया था. गवर्नमेंट जॉब था, परमानेंट जॉब था, इतने पर्क्स, सब कुछ है, कहीं जू में जाना है, कहीं जाना है, फ्री टिकट, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में काम करते थे, लाइक लॉट ऑफ स्टफ, और अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन सब कुछ था. बट होता क्या है ना, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, अगर आपका फोकस दुनियावी चीज़ों पे नहीं है, डीपर स्टफ पे है, तो आपको हमेशा ना अंदर एक लगा रहता है कि ऐसा क्या है जो मेरा मिसिंग है. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब आई एम बॉर्न फॉर समथिंग एल्स. और जो मेरा डिवाइन कनेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मैं बाबा जी की शरण में गई, है ना, तो वो मेरे लिए, मैं सिख फैमिली से आती हूँ, मेरे लिए बाबा जी हो सकते हैं, किसी के लिए कृष्ण हो सकते हैं, अल्लाह हो सकते हैं, गॉड, वट एवर, जो भी आपका धर्म आप का किसी भी फॉर्म बिलीव, में कुछ राइट. भी आप बोल सकते हो. हाँ. तो मैंने ये अपना पैटर्न ऑब्जर्व किया कि मैं जब जब शरण में गई हूँ, मेरी चीज़ें ठीक होने लगी. तो क्या है ये? तो अभी जो एज अ लाइफ कोच, एज अ मैनिफेस्टेशन कोच, जो मेरा एक ही मोटिव है, और मैं यही मैसेज, और इसी के तहत ही सब कुछ घूमता है. आई टेल पीपल दैट आई हेल्प यू हाउ टू अचीव लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स बाय डेवलपिंग अ कनेक्शन विद योर इनर डिवाइन. सो दैट्स माई कोर मैसेज. अब इसमें मैंने बोला आई हेल्प पीपल, विच मीन्स आई एम अ मेंटोर, टू क्रिएट अ लाइफ ऑफ योर ओन ड्रीम्स. अब यहीं पे आपकी वो वाली बात आ जाती है जो आपने बोला, क्लैरिटी नहीं होती. जब आपको ये नहीं पता आपके ड्रीम्स क्या हैं, हाउ वुड यू इवन वर्क फॉर इट.
आपको हर रोज बोरिंग लगने लगेगा, मुझे भी वो जॉब बोरिंग लगती अगर कोई और बड़ा मोटिव ना होता, राइट? तो दैट इज वेयर आई हेल्प पीपल कि क्लैरिटी, आप रोटी खा रहे हो और रात को सो जाते हो, इसके बिना कुछ और आपके अंदर क्या है, कौन से कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है उनकी लाइफ में कोई टैलेंट ही नहीं है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि अभी सब कुछ है उनके पास लेकिन फिर भी कुछ खालीपन है, अनक्लियर रहती हैं चीज़ें, उनको टू फाइंड आउट दैट क्लैरिटी, दैट इज वेयर अ मेंटोर कम्स, जो मुझे मेंटोर से मिला, एंड दैट इज वेयर आई कम इन पिक्चर। सो आई हेल्प देम विद फर्स्ट स्टेप, आई कॉल इट ट्रिपल ए एज वेल। फर्स्ट ए इज अवेयरनेस, ठीक है? सो अवेयरनेस, यू गॉट द क्लैरिटी कि भैया आपको चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम की जो अर्शदीप थी वो 4 बार आल्स पे आल्स देती जा रही है, मतलब आई लिटरली अगर मैं ऑन एंड एवरेज लगाऊं 30,000 मैंने पर अटेम्प्ट इन्वेस्ट किया, फ्लाइट और ये जो भी मैंने सेंटर्स अलग अलग ट्राई किए, 30,000 को 4 बार गुना कर लो आप, कितना बन गया? 1,20,000। एक मेंटोर पे इतना पैसा तो लगता ना। अगर उस टाइम मुझे पता होता कि ये जड़ अंग्रेजी की नहीं है, ये जड़ मेरी माइंडसेट की है, राइट? सो आई फील बेसिकली आई एम कोचिंग माई ओल्डर वर्जन। ओके। मैं जिन प्रॉब्लम्स में थी, मुझे उस टाइम बस ये कह लो कि भगवान ने शायद मैं इस चीज़ में लकी थी कि मुझे ऐसे लोग मिलते गए, बट नॉट इन अ फॉर्मल मेंटोर। बट हाँ, उस टाइम अगर मेरे पास ये पीपल कॉल मी वंडर नारी, उसी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो उस टाइम अगर मेरे पास कोई वंडर नारी होती तो मेरी लाइफ शायद आज और डिफरेंट होती। मतलब मैं होता क्या है, देखो अभी मैंने आपको 12 साल का ही जर्नी बताया, अब ये 12 साल को ना मैं कट शॉर्ट करके 3 साल में कर सकती, अगर सही टाइम पे मुझे इतना गाइडेंस मिल जाती है। हिट एंड ट्रायल नहीं करने की जरूरत थी। फिर तीसरी पार्ट जो है मेरे इसी मोटो में, वो है लाइफ ऑफ योर ओन ड्रीम्स बाय डेवलपिंग अ कनेक्शन विद योर इनर डिवाइन। हम चाहे गुरुद्वारा जाते हो, चाहे किसी भी बिलीफ से संबंध रखते हो, हमारा जो भगवान है ना वो आपके अंदर ही है। आप बाहर भी उसकी फॉर्म को पूज सकते हो, लेकिन अगर आप अंदर के साथ नहीं जुड़े ना, तो आपको बाहर वाला हेल्प नहीं करेगा, आप बस मांगते ही रह जाओगे, आज मुझे घर दिला दो, आज मुझे ये दिला दो, यू विल नेवर गेट अ फुलफिलमेंट। और आज मैं किसी का पॉडकास्ट सुन रही थी कि जो सक्सेस है इट्स क्वाइट सब्जेक्टिव, हाँ, हर किसी एक के लिए ना। अलग हो सकती है। हाँ। किसी के लिए जस्ट ये होगा कि फैमिली के साथ रहना पूरी लाइफ, हम्म। कि ठीक है, किसी के लिए गाड़ियाँ होंगी, किसी के लिए घर है, वो किसी अलग के है। लिए स्टूडेंट वीजा लगना हो सकता है, किसी के ट्रू। लिए पीआर लगना। और ये भी ना हर या एक स्टेज पे आता है। जब हम लोग इंडिया में थे कि आइल्स क्लियर हो जाए, बड़ा सपना, फिर वीज़ा आ जाए, वो बड़ा सपना, फिर या इधर आके ये, तो वो या बढ़ता जाता है वो। या या और किसी के लिए ये भी हो सकता है कि टीवी अपनी मर्जी से देखने को मिल जाए, हाँ, राइट? उठना, उठना कि किसी के उस पे ना उठना पड़े या अलार्म पे, वो वाला। एग्जैक्टली। सो जो आपके अंदर का डिवाइन है, बेसिकली आपके अंदर एक इतनी प्योर कॉर्नर रहता है, प्योर सोल कह सकते हो, वो रहती है कि जो बाकी के विकार है ना, गलत हरकतें या जो भी चीज़ें हम शॉर्टकट्स वो सब ये तो बाहरी हैं। तो अगर आप उसको पूछ लो ना वो क्या चाह रहा है, और आपको वो इतनी अच्छे से गाइड करता है, वो ना बायस नहीं होता। वो ये नहीं है कि ये मेरा बच्चा है तो मैं इसको बस अपने हिसाब से गाइड करूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। वो एक जेन्युइनिटी कॉर्नर है जिसको मैं इनर डिवाइन बोलती हूँ। उसको वो जैसे धार्मिक विचार से भी बोले तो कई लोग बोलते हैं कि भगवान तुम्हारे अंदर हाँ है जी। ना? उस सेंस में भी ले सकते हैं। तो जब आप उसके से फिर ना आप कभी पावरलेस नहीं फील कर सकते। ये जितनी मेरी लाइफ में गड़बड़ें हुई हैं, मैंने जो डिकोड किया अपनी लाइफ को पीछे, वो सब तब हुई हैं जब मैं पावरलेस थी। पावरलेस कब थी? जब मैं अंदर उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों ढूंढ रही थी। लाइक आल्स निकली और अरे इमिग्रेशन एजेंट की खराबी रह गई। ऐसा वो भी कोई बंदा एजेंसी खराब नहीं थी, उसका पास ट्रैक मैंने जितना मुझे पता था, बट मेरे साथ ही क्यों हो गई? मेरे ही वो दूसरे जो कज़न जैसा बंदा था उसके साथ क्यों नहीं हुई? बिकॉज आई वॉज वीक इन साइड। और भगवान मुझे चाहते थे कि मैं ये चीज़ें करूं। आज मैं यहाँ बैठ के पता नहीं कितने लोगों को इसकी हेल्प होगी, वो क्यों कर पा रही हूँ? बिकॉज आई लिव्ड दैट एक्सपीरियंस एंड आई कैन लुक बैक, राइट? तो ये 3 चीज़ें हैं। आप अपने अंदर के डिवाइन के साथ कनेक्ट कर लो तो आपको गाइडेंस की कमी नहीं होगी। आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी रख लो। आपको ना पूरे जीवन की 100 साल की उम्र तक की क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं। यू जस्ट हैव अ क्लैरिटी ऑफ 2025 फॉर एग्जांपल, फिर उसको तोड़ दो कि मेरा क्वार्टर बाय क्वार्टर कर लो। मार्च तक क्या है, जून तक क्या है। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ 2025 में मेरा एक पर्टिकुलर वेट हो जाए, पर्टिकुलर केजी वेट हो जाए। अब ऐसा थोड़ी है कि दिसंबर 2025 में चेक करूंगी तो अचानक से कुछ हो जाएगा। यू हैव टू टेक दो स्टेप्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, राइट? फिर उसको तोड़ दो। आप छोटे गोल बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ जिनको आप सेलिब्रेट छोटे छोटे माइलस्टोन करते रहो। आज मेरे सामने आपने लड्डू रख दिया, वेट की गोल की एग्जांपल ले लेते हैं। आज मेरे सामने आपने लड्डू रख दिया और मैंने एक चॉइस बनाई अपने अंदर, एक डिसाइड किया कि मैं ये लड्डू नहीं खाऊंगा। दैट इज वन स्टेप।
सेलिब्रेट दैट वन स्टेप कि हम्म, वाश तेरी कितनी जीभ में पानी आ गया, बट तूने भाई अपने गोल के साथ रही। हाँ जी, तो गोल डज नॉट हैव टू बी कि भी आपको बहुत बड़े मिलियनियर बिलियनियर बनना है। इट कैन बी, बट ये जो छोटी छोटी हैबिट्स आप बनाते हो, दैट इज व्हाट आई टीच इन माय मेंटोरशिप, राइट। फिर हमने मैनिफेस्टेशन की बात की। हाँ जी, मैनिफेस्टेशन सिंपल भाषा में क्या है? मैनिफेस्टेशन इज जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है। आपकी लाइफ प्रोजेक्शन है आपके अंदर में क्या चल रहा है। अगर यहाँ बहुत गंदगी है, ब्लॉकर्स बैठे हैं, यहाँ तो ये ब्लॉकर बैठा है कि मैं तो इतनी अंग्रेजी नहीं जानती, मेरे मुंह पे फाइल मारेगी, और वहाँ मैं बड़े बड़े अंग्रेजी के एग्जाम वो कर रही हूँ। अलाइन नहीं हो रहा ना, हम्म, अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर में कुछ और अटेम्प्ट कर रही हूँ। कितने पैसे बदल दूँ, डाल दूँ, सेंटर बदल लूँ, इट विल नॉट सक्सीड। सेम वीज़ा के लिए। अब वीज़ा के लोग कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उनको मैं छोटी सी चीज़ बताऊंगी। पहले तो मैंने एक आपको अपनी एग्जांपल दी थी कि मेरे अंदर बहुत डेस्परेशन थी कि बस जन्म मरण मेरा ये इस वीज़ा पे ही डिपेंडेंट है। नो, व्हेन यू मेक इट ओनली ऑप्शन, इट विल डू एवरीथिंग कि आप उसी के बस उसी के ऊपर ही रह जाओ। वो आपको वीक बना देगा। ओके, यू हैव इट लाइक अ माइलस्टोन। ये एक मेरा माइलस्टोन है जिसके लिए मैं 1 साल पूरा काम करूँगा। 1 साल लाइक 6 महीने 8 महीने तो लग ही जाते हैं नॉर्मली स्टूडेंट वीज़ा पे, है ना। मैं क्या काम करूँगा, मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया। अभी मैं वहाँ जा, लोगों को ये नहीं पता होता किस कोर्स में, किस यूनिवर्सिटी में हाँ उन्होंने जी, आना है। जस्ट फिगर आउट। आई वॉच्ड फ्यू ऑफ योर पॉडकास्ट एज वेल, जिसमें बात कर रहे थे अलग अलग कोर्सेज की, कि जैसे किसी ने फिल्म मेकिंग का किया या ऐसा। वो कोर्स करके मैं कैसा दिखूंगा, मैं कैसे लोगों को हेल्प करूंगा। वन पॉइंट आई फॉरगॉट टू मेंशन, जो मैंने बोला कि मैंने बहुत अतरंगी काम किए। मैंने आईटी कंपनीज की रिसर्च की। आई मेड अ लिस्ट ऑफ ड्रीम कंपनीज साउथ ऑस्ट्रेलिया में, 6 कंपनीज की। उनकी वेबसाइट पे गई, एक करियर सेक्शन होता है, हर किसी के होता हाँ है। जी, वहाँ से मुझे मैंने करियर सेक्शन से अगर किसी की ईमेल मिलता है, ईमेल ले लिया। नहीं तो उस कंपनी का लिंक्डइन में सर्च मारा, उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ ने एज अ कंपनी उसको सिलेक्ट किया हुआ है, सीईओ और रिक्रूटमेंट, ये मैंने कॉन्टैक्ट्स निकाल लिए। मैंने फिजिकल लेटर्स टाइप करके प्रिंट आउट लिया, फिजिकल लेटर्स लिखे सीईओज को, उनको इन्वेल्प में डाल के बाहर एक स्टिकर लगाया, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। उनका एड्रेस तो आपको कंपनी का मिल ही जाएगा, और उस बंदे का नाम और उसका डेजिग्नेशन आपने लिंक्डइन पे ले लिया। बट आई डिड नॉट आस्क फॉर अ जॉब। मैंने इस कंपनी का पूरा रिसर्च किया। फिर मैंने आपको जो दूसरी टिप बताई थी कि मैंने सीख में देखा कैसे कैसे लोग चाहिए होते हैं उनको, एंड देन आई पुट लाइक 3 पैराग्राफ्स में अपने बारे में छोटी सी इंट्रोडक्शन कि इतना सो एंड सो एक्सपीरियंस है, भारत से आई हूँ, ये मेरा वीज़ा है, ठीक है। सेकेंड में, what I feel is required in their company. For example, like आज data analytics बहुत ज़्यादा उसमें है, हाँ जी, social media for example, I have observed that आपका social media इतना strong नहीं है, but I can help you. अब तीसरे सेक्शन में क्यों मैं सही बंदा हूँ ये काम करने के लिए, फिर मैं अपने कुछ रेफरेंस दिखा सकता हूँ। These are the pages I've grown. भाई अगर किसी को कोई और काम नहीं आता ना, सोशल मीडिया कोई पेज ग्रो कर लो, उसमें अपनी डिजिटल आर्ट स्किल्स, लॉट ऑफ हम्म, स्टफ यू कैन शोकेस, जिसके लिए बाहर भी नहीं जाना है, और सब यूट्यूब पे है। आप फ्री बहुत कोर्सेज होते हैं। एंड देन आई सेड कि दीज आर द प्रूफ्स भी। मैंने कुछ 2 वेबसाइट के जो मैंने काम किया, मैंने उसको भेज दिया, या फिर कोई मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रिंट आउट भेज दिया उसको साथ में अटैच करके। 5 आउट ऑफ 5, 3 सीईओज रिस्पॉन्डेड, और उसमें मैंने रिस्पॉन्स करने के लिए अपना ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर डाल दिया कि किसके पास इतना टाइम है कि लिखेंगे चिट्ठी। हाँ जी, तो आज भी ये काम करता है, हम्म, बट वो किस बिलीव पे हुआ, करके देख लेते हैं। मतलब एक ये स्लोगन होना एफर्ट्स चाहिए, करने पड़ते हैं तो क्योंकि करके देख लेते हैं, नुकसान क्या है हाँ, ना। लोगों का वो है ना कि डर जाते हैं, डर भी जाते हैं हम लोग का, वो फिर रहता है ना कि यार कैसे कहें, हम लोग का करके नहीं राजी हैं, सीधी सी बात ये है कि हाँ एफर्ट नहीं मारने, मना ही कर देगा, उससे ज़्यादा क्या है, अप्लाई कर लो, नहीं होएगा कोई बात नहीं है। तो अभी चलो मैनिफेस्टेशन पे ही रहते हैं, तो हाँ वो कैसे कर सकते हैं? हाँ क्या मेन है क्या? क्योंकि जितना हमको पता है कि लोग कहते हैं कि पता नहीं दुनिया में क्या है, आप मैनिफेस्ट करो, ऊपर हम्म, वाला आपको फिर दे देता है, तो वो हम्म, क्या है? मतलब मेरे को इतना नहीं इसका पता, हाँ बस रील्स आती हैं, हाँ तो मेरे को और कुछ नहीं, मेरे को ना कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। जो हाँ, लोग उस बंदे की रील बना रहे होते हैं, यस, पता नहीं क्यों, पर ये है क्या सीन? या सो मैनिफेस्टेशन सिंपल बात है, हम माने चाहे ना माने, एवरीथिंग एवरी मोमेंट वी आर मैनिफेस्टिंग, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का लिटरल मीनिंग क्या है? किसी भी चीज का साकार रूप, ठीक है। आपने घर बनाना है, आप एक आर्किटेक्ट के पास गए, मैप बनाया, घर तो नहीं बनाना आपका भी, हुँ, हुँ। मैप बना लिया, यहाँ यहाँ होगा। सो यू हैड अ क्लैरिटी हाँ कि जी। मेरे 3 बेडरूम होंगे, एक किचन होगा, 2 बाथरूम होंगे, एंड वो मैप बन गया, इस कॉर्नर में ये होगा, इस कॉर्नर में ये होगा। उसके बाद मिस्त्री ने आपका मैनिफेस्ट कर दिया, हाँ, साकार रूप में ले आया, बिल्डर, राइट।
सो सिंपल एज दैट, ये मैनिफेस्टेशन। आपके माइंड में कोई आइडिया आया, उसकी क्लैरिटी आई एंड देन वो साकार रूप में आ गया। दिस इज सिंपल प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। दूसरी चीज मैनिफेस्टेशन में आती है कि हाउ टू डू इट। जैसा आपने पूछा, मल्टीपल वेज है, ठीक है। हर चीज़ के तरीके अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल वेट पे मैं एग्जाम्पल दे दूँ, जिम जाके भी कर सकते हो, अच्छा डाइटिशियन मिल जाए वो कर सकते हो, योगा करके कर सकते हो, आयुर्वेदिक स्टाइल में। पद्धति अलग अलग हो सकती है ना, गोल तो एक ही है ना। सेम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बहुत सारी हैं। अब जिसका जैसा एक्सपीरियंस है वो उस हिसाब से सिखाता है। कुछ लोग जर्नलिंग करते हैं। जर्नलिंग क्या है? बेसिकली राइटिंग। तो राइटिंग इसलिए करवाते हैं। अब फिर उसमें अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे 555 करता है कोई, 369। अपनी एक विश को 5 दिन के लिए 55 बार लिखो। जैसे मैं तो नहीं करती हूँ वो, बट मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि वो काम नहीं करता है। जिसका माइंड स्थिर ही नहीं है। अब मैं हूँ, मैं ऐसे भाई डिक्लेयर कर दिया कोई चीज़, तो मेरी वो हो गई। मतलब मैं जब आपको मैंने ईमेल लिखा फॉर एग्जांपल, तो या फिर मैंने सीईओज को ईमेल वो लिखा चिट्ठी, मैंने अपने मन में ऐसा नहीं जोड़ा कि ये नहीं करेगा तो मेरा कुछ नहीं, बस मैंने कर दिया। दैट वाज अ पावरफुल डिक्लेरेशन, बिकॉज आई वाज इन कोई डेस्परेशन नहीं था, ठीक है, अनटेंगल्ड उसमें कर दिया। करके देखते हैं वो वाला एटीट्यूड। देसी भाषा में अगर बोलूँ, आप क्लैरिटी कर लो कि मुझे ये चाहिए, और उसका डेट टाइम जब आपको चाहिए, क्योंकि फिर ही आप उस हिसाब से काम करोगे। हाँ जी। दिसंबर 2025 में मैंने गोल का अपना वेट का किया, तो आपको रफली क्लियर है कि मेरा दिसंबर तक वीज़ा आ जाना चाहिए, सो दैट मेरा साल ना खराब हो। राइट, क्लैरिटी आ गई। दूसरा, एक्शन प्लान। एक्शन प्लान अभी बैठ के लिख लो कि मुझे वीज़ा मैनिफेस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। पहला, अच्छा एजेंट चाहिए। दूसरा, आपको प्रोसेस क्लैरिटी होनी चाहिए, उस पर मत छोड़ो, प्रोसेस क्लैरिटी होनी मतलब चाहिए। ऐसा कई लोगों को लगता है कि मैनिफेस्ट कर लिया और मिल जाएगा, उसकी तरफ जाना भी तो पड़ेगा। एग्जैक्टली, हाँ। मैनिफेस्टेशन के अंदर ही एक्शन, लाइक विदाउट एक्शन मैनिफेस्टेशन वर्ड इज नॉट कंप्लीट। बट आपको वो क्लैरिटी के साथ एक्शंस लेने हैं। और ना सबसे बड़ी बात ना, बोझ के साथ एक्शन नहीं लेने, मजे। आपको बचपन में याद होगा, मेला हुआ करता था, हमें कितना भी पैदल ले जाए हमारे घर वाले, हम रेडी रहते थे। हाँ। वही पैदल जाना, स्कूल थक जाते थे, गॉट इट, सेम डिस्टेंस है। अब वहां हमारी ऊर्जा डिफरेंट, एक्साइटमेंट है, और उसमें ना कुछ ऐसा वो नहीं है कि मतलब थक जाएंगे। खाते भी नहीं थे हम लोग, जो हमें इतना एक्साइटमेंट होता था चीजें देखने का। भाई उसी हिसाब से मैनिफेस्टेशन है, लाइक यू डोंट हैव टू बी डेस्परेट कि ये चीज है, ठीक है। तो आप उसको इस हिसाब से करो। और आपको सच्ची बता रही हूँ, जब आपका कोई चीज, अच्छा अभी गलतियां लोग क्या करते हैं मैनिफेस्टेशन में, जब साइंस देता है, ये जो इनर डिवाइन है ना, हमेशा साइन देता है। कैसे? जब आपका काम खराब हो रहा है, आपका पहला ऐसे जाता है, लाइक पहला एक्शन इज दिस, सामने वाले पे जाता है ना। मेरा जब खराब हुआ था, एजेंट खराब है, एजेंट आप बदल दोगे ना, आपका रिजल्ट नहीं बदलेगा। पता है क्यों? क्योंकि जब तक इनर शिफ्ट नहीं की, इट्स शोइंग यू दैट देयर इज समथिंग यू नीड टू चेंज इनसाइड यू। फिर उसके बाद एक पार्ट तो हमारा वो रह ही गया था बात करने का, कि जब मेरा वो टीआर से पीआर कन्वर्ट हुआ, आई वॉज इन सच अ ब्यूटीफुल इनर स्पेस। अचानक से ईमेल आ जाता है, जी हम आपको सिलेक्ट करते हैं कि एक प्रायोरिटी प्रोसेसिंग के लिए, एंड विद इन 3 months मेरी पीआर आ गई। लाइक 1.5 साल के अंदर मेरा घर भी हो गया, मेरी पीआर भी होगी, उसी के बेसिस पे, क्योंकि मैं परमानेंट हो चुकी हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो मेरा परमानेंट जॉब भी हो गया। वाई? बिकॉज आई वॉज इन अ ब्यूटीफुल स्पेस। तो सबसे बड़ी गलती जो वीज़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पीआर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं। डेस्परेट नहीं हो। अब ये डेस्परेशन भाई आएगी ना, आपका सारे पैसे लगे हुए हैं, डेस्परेशन तो आएगी। अब इसको कैसे लोअर डाउन करें? सिंपल चीज़ है, एक हॉबी पकड़ लो। बॉयज़ की स्पोर्ट्स वगैरह हो सकती है, किसी की म्यूज़िक सुनना हो सकती है, डांसिंग हो सकती है। हमारा मतलब पंजाबी डांस तो कोई भी कहीं भी कर सकता है। एलोकेट 1 फिक्स टाइम इन अ डे, ऐसे नहीं कि आज टाइम लग गया तो कर लिया। 1 फिक्स टाइम इन अ डे यू गिव टू योर हॉबी, एंड कोशिश करिए ऐसी हॉबी हो जिसमें फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। अब उसका साइंटिफिक भी रीज़न है, यू रिलीज हैप्पी हार्मोन्स इन योर बॉडी। जब वो हैप्पी हार्मोन्स होंगे ना आपके माइंड में, वैसे ही कहते हैं नहीं, जो लोग डिप्रेशन वगैरह में होते हैं, उनको लेटे रहो, सोते रहो, फिक्र में, वही तो मन करता है ना। वाई? बिकॉज यू आर रिलीजिंग बैड हार्मोन्स, दे मेकिंग यू लेजी, दे मेकिंग यू वीक, दे मेकिंग यू, मतलब गलत चीजें ही आएंगी कि ऐसा हाँ हो गया जी। तो, ऐसा हो गया तो। अब जिनके बेचारों के वीजा पे शादियां में डिपेंडेंट है, वो तो ऐसे शादी टूट गई तो, लाइक दोज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। तो फिजिकली अगर आप मूव करते हो अपनी बॉडी को, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। दूसरा, आपको थोड़ी अच्छी ऊर्जा, मिलने वाली ऊर्जा में रहोगे। और तीसरा,
आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे एवरी डे यू फिर थक के सो भी जाओगे इन अ वे, ठीक है। तो आपकी मैं कहती हूँ इसको बेसिकली मैं फाइव सेंसरी कहती हूँ। जब आप अपनी हॉबी पे काम करते हो, अगर ऐसी हॉबी है जिसमें आपकी फाइव सेंसेस काम इन्वॉल्व हो रही हैं, दैट टेक्स यू आउट ऑफ डेस्परेशन। ओके। ठीक है, फाइव सेंसेस क्या है आपका? टच है, आंखों को अच्छा होना चाहिए, कानों को अच्छा सुन रहे हो, नाक को, या लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स। किसी की पेंटिंग हो सकती है, जैसे लड़कियों को क्राफ्ट वगैरह ज़्यादा पसंद है। भाई मैं कहती हूँ ना, स्टिचिंग सीखने लग जाओ लड़कियाँ। मुझे पता है आप डिज़ाइनर्स के पास जाओगे जब यहाँ आ जाओगे, बट स्टार्ट स्टिचिंग, यू क्रिएटिंग समथिंग एवरी डे जब आपका वो टाइम होता है, राइट। तो बेसिकली आपको अपने आप को डिस्प्रेशन से दूर रखना है। उसके बाद कीप ट्रैक ऑफ योर गोल। अब यहाँ पे ना ये मैनिफेस्टेशन में इट्स नॉट जस्ट लाइक एनर्जी ऑल द टाइम, आपका वर्ल्डली विजडम भी आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमने बचपन से सुनी होती हैं, हमारा रिपोर्ट कार्ड मिलता है स्कूल से, है ना। हमें रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार क्यों नहीं मिलता? सो दैट यू गेट, आप बता। ट्रैक करते रहो ना, कहाँ ट्रैक पे क्यों जा करें? कि कहाँ पे जा रहे हो, एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू हाँ रिफाइन, सही करने की, हाँ जी। right? So same thing, you set your goal December 2025 I'm going to manifest my visa, but you keep track कि भाई पहले 3 महीने जब तुमने स्टेप्स लेने थे तुमने फाइल ही नहीं भेजी भाई। वो बोल रहा है स्कैन करके भेज दो और मैं बहाने ला रही हूँ, मैंने नहीं पता स्कैन किਵੇਂ ਹੁੰਦਾ है। मेन एक्शंस, बट एक्शंस विद दैट मिला एनर्जी, मजा होगा, है गुच्ची उच्ची पाएंगे, एलवी पाएंगे, फिर तो घर वालों के ये करेंगे। फिर वो भी है ना कि मन गंदा रख के भी नहीं कर सकते, जिवें आपने कहते ना मन सच्चा सब अच्छा वाला सीन, तो मन चंगा कटौती में गंगा। हाँ। सो लाइक वर्क ऑन योर इनर सेल्फ। सबसे बड़ी बात, आप ना अपने लोग क्या करते हैं, उनके बहुत सारे हमारे फेलो बंदे भी सेम ही चीज़ कर रहे होते हैं, वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं। किसी को आ गया पहली चीज़ क्या आती है? किसी का वीज़ा आ गया आपके दोस्त, किसी की दोस्त का, पहली चीज़ बंदे के माइंड में क्या आती है देख के? मेरा क्यों नहीं आया, मेरा क्यों नहीं आया, मेरा पता नहीं कदों आऊगा यार, सारे दे आई जाते मेरा नहीं आया। हाँ भाई इस चीज़ की पुड़िया बना के फेंक दो, ये नहीं करना है आपको। अब इसकी जगह करना क्या है? वाओ आई एम सो हैप्पी फॉर नवजोत, कांग्रेचुलेशंस, ओ बहुत मजा आ गया, मतलब एक और सक्सेस स्टोरी मेरे आसपास आ गई। उसका आ सकता है तो मेरा भी आ सकता है, बस उसका आ गया, मेरा तो वटते पे है। क्या है यहाँ पे? हमने कुछ अलग नहीं किया ना, एनर्जी शिफ्ट। मतलब निगेटिव ना सोचो, जेलसी, कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन रखो ना। यार मुझे तो पता ही नहीं था पॉडकास्ट करते हैं, मेरा दोस्त नवजोत कर रहा है, मैं भी करूँगा। और मेरा तो जो पहला मूवर होता है ना, उसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसको कोई बताने वाला नहीं होता। मेरा तो दोस्त नवजोत है, 4 चीज़ें उससे बताऊंगा, 4 गलतियां वो अपनी बताएगा। तो मैं तो मेरा तो फिर ये गोल रहेगा मैं और फास्ट उससे ग्रो करूँ इन अ वे। बट हियर यू आर नॉट कंपीटिंग फॉर लाइक नेगेटिव थिंग, यू हैव दैट शिफ्ट। सो ये, और सबसे अगर कोई पाठ करता है, पाठ को भाई पढ़ने, लोग कहते हैं हम पाठ कर रहे हैं, पाठ को पढ़ रहे होते हैं। मतलब नहीं समझती दुनिया। हाँ, आप चौपई ले लो, चौपई इजी है, अष्टपदी ले लो सुखमनी साहब की, या फिर अगर कोई आप और उसे जैसे फॉर एग्जांपल गीता का है, कोई श्लोक पकड़ लो और अपना ना रोल बना लो, इस श्लोक से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वंश को किर्त करो, ठीक है। मैं कोई भी काम अगर मुझे फ्री में मेरी किर्त करे के बिना आ रहा है ना, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा खुद का एक रूल है, आपको पता ही हमारे कितने शगुन वगैरह देते हैं। मैं अपने पापा का भी दिया हुआ शगुन, पहले तो मैं लाइक, अब मैं मना करना बंद कर गई, पहले मैं मना करती थी, वो नहीं, वो भी मनी एनर्जी, वो मैनिफेस्टेशन में हम बोलते हैं कि मनी एनर्जी को आप नो कर रहे हो, आप ले लो, लेकिन मैं कभी भी उस मनी को अपने पैसों में नहीं मिलाती, मैं वहीं का वहीं कराती हूँ, मतलब किसी और को दे दिया। और अगर कई बार ऐसी सिचुएशन है, जैसे मैं और मेरे फादर ही है, मैं किसको दूंगी ना, मतलब फादर ने मुझे दे दिया, I'll make sure that I do something with it on the spot, like within couple days. तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आप अपनी जो एनर्जी है ना, मतलब अपनी एनर्जी उसको प्रोटेक्ट करके रखो। अगर सामने से कोई नेगेटिव चीज़ आ रही है, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दो। अगर पॉजिटिव आ रही है तो उसको भी हावी ना होने दो। लाइक पॉजिटिव को भी हम लाइक नेगेटिव ले लेते हैं ना कई बार, जैसे उसका वीज़ा आना उसके लिए पॉजिटिव था, हाँ। लेकिन मैंने उसको हावी कर लिया ना कि मेरा कब आएगा। फिर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे गांव में ऐसा बड़ा है, किसी का वीज़ा आता है ना, अरदास कराते हैं, हाँ जी, तो कोई ऐसा जो जेलस का मारा है उस दिन जाएगा ही, मतलब उसका भी आ गया। हाँ, बढ़ चढ़ के जाओ, तुम्हारे 10 काम थे ना, तुम उसको ब्लेस करो। और अगर वो आपका बिल्कुल अननोन है ना, बिल्कुल अननोन है, सोशल मीडिया पे वैसे ही आ गया, या फिर आप बहुत सारे ना ये जो इमिग्रेशन एजेंट्स होते हैं, अगर आपका कोई दोस्त नहीं कर रहा ना, आप उनके पेज लाइक कर लो। मेक श्योर
आप चाहे बिल्कुल सोशल मीडिया पर्सन नहीं हो, कभी कमेंट नहीं करते, मेक श्योर यू लीव अ वेरी हेल्दी कमेंट। अगर वो किसी का कहते हैं ना इनका वीजा आया, अच्छा इनका आल्स हाँ। आया, बड़ी अच्छी सी ब्लेसिंग्स उस बंदे को भेजो हुँ, वहाँ पे, जो भी फिर लड़की लड़का जिसका, हाँ, जिवें लाइक यू आप स्प्रेड ਉਹ दैट। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ। एग्जैक्टली, हुँ, मैनिफेस्टेशन में ये रूल बोलते हैं कि वट एवर यू लीव इन द यूनिवर्स यू गिव आउट, हुँ। दैट विल कम इन मल्टीफोल्ड। तो फिर जब हमें अच्छा भाई, ये तो फिर बड़ी मिलावट ਫਿਰ होगी ना। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ अच्छा ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ चीज, हम लोगों ने मैनिफेस्टेशन को वो कर दिया कि एक ਵੱਡੀ टर्म बना दी थी, या पर बचपन से हम लोग सुनते ही आए हैं कि जो एग्जैक्टली, बोओगे वही काटोगे, कि जो एग्जैक्टली, आप करोगे लोगों के साथ वैसा ही होएगा। एग्जैक्टली। और हुँ, मेरे साथ यही हुआ, मैंने कुछ भी लिफाफे में, आई एम अ प्रैक्टिकल लाइफ कोच। जैसे मेरे ज़्यादातर लेडीज़ हैं, वैसे तो हर एवरीबडी वेलकम, मेल्स भी हैं लेकिन 80% लेडीज़ हैं। उनके पास भाई टाइम ही नहीं होता। अगर मैं उनको ये बोलूँ 1 घंटा तुमने ग्रैटिट्यूड लिखना है, वो बोले कि आप अपने घर जाओ, मुझे बच्चों को, उसका माइंड ही नहीं होगा उसमें लिखने में, हुँ, क्योंकि उसको 100 काम उसको खा रहे हैं, राइट। सो हमने जो हमारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, एक वही मैं उनको बताती हूँ, उसी में कैसे इन्वॉल्व कर लेना है। और दूसरी चीज़ कि जब मैंने पहली बार मैंने अपना सेशन किया था, आई नेवर केम ऑन यूट्यूब फॉर दिस। आई जस्ट फेल्ट कि ये जो नॉलेज है ये लाइक उस अर्श तक पहुंचनी चाहिए जो मैं थी, राइट। यही मेरा एक मोटिव था जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, एंड आई वाज अर्निंग वेल, आई हैड अ रियली लाइक यू नो हुँ, द हुँ। स्टोरी, कि बहुत अच्छा मेरा पैकेज और सब कुछ था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जॉब थी। तो मुझे लोग बोलने लगे हमें सिखाओ, और जो आपने बात बोली ना, मैंने कहा इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, ये तो हम बचपन से जीते आए हैं। हाँ, बट मोर आई गॉट इन टू पीपल, लाइक मोर आई वर्कड विद पीपल, मुझे पता चला कि मतलब बेसिक चीज़ें भी लोग मतलब कहाँ फंसे हुए हैं। हुँ। सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप किसी मेंटोर के पास नहीं भी जाना चाहते, आप ये जो आज का पॉडकास्ट है 2-3 बार इसके नोट्स बना लो एंड यू फॉलो। बट इफ यू कैन अफोर्ड और इफ तो यू हैव इंटेंशन, तो गो। अगर मान लो चलो कोई भी अभी देख रहा है, तो क्या सिस्टम रहता है कि आपको कैसे कॉन्टैक्ट करें और कितने टाइम का पीरियड रहता है कि हुँ, मेंटोरशिप का, या लाइफ कोच भी हो आप, है ना, कि लोगों हुँ, को गाइड भी करते हो, हुँ, और क्या फ़ी है इसकी, कैसे वो आपको कॉन्टैक्ट करें, हुँ, और फेस हुँ, टू फेस रहता है, ऑनलाइन रहता है, क्या हुँ। सीन रहता है? सबसे पहले तो बेस्ट थिंग है यूट्यूब, मेरा यूट्यूब चैनल है। ओके, मेरे 800 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। ठीक है। उसमें से कुछ वीडियोज़ कंज़्यूम करो। मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं, मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। मतलब द चैनल इज़ ओपन, बट मैं ये कहती हूँ, आप देखो कि आप मेरे साथ रेज़ोनेट कर रहे हो कि नहीं। उसका एक कारण है, आप किसी से नहीं सीख सकते जब तक आपको उस पर विश्वास नहीं है। हुँ, मैं आपको कितना भी, कहते हैं ना, मणि भी आपके हाथ में दे दूँगी ना, काम नहीं करेगी अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको लगता है, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पास ही आओ, किसी के पास भी जा सकते हो, जिसके साथ आप रेज़ोनेट कर रहे हो। दूसरा, उसकी स्टोरी देखो, उसके सिमिलर चैलेंजेस उसने जिए हैं क्या? जो आप हो रहे हो, है ना? नहीं तो फिर ना बाद में यही होगा कि मैंने पैसे दे दिए, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। हाँ, आपने गलत बंदा चूज़ कर लिया। डॉक्टर आँखों वाले के पास चले गए, दर्द पेट में था। इट्स लाइक दैट। फिर मेरे पास कैसे आना है? तो 2-4 वीडियो, 10 वीडियो देखो। उसके बाद मेरा टीम का नंबर रहता है, मैं आपको भी दे दूँगी। टीम का नंबर रहता है, या इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हो, एंड आप उनको मैसेज करो। सो मेरा क्या है, मैं बहुत सारी फ्री वर्कशॉप, मेरा अपना मतलब वही है, भगवान वाला है। जब मेरा मन आता है, मैं फ्री वर्कशॉप, एक तो मंथली होती ही होती है, कई बार ज़्यादा भी हो जाती है। तो फ्री वर्कशॉप रहता है, उस फ्री वर्कशॉप में आओ, और मैं उसमें लिटरली सिखाती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि बस मतलब फ्री वर्कशॉप हो गया, उसमें बैठ के वो एक्टिविटी करो जो मैं जो भी करवा रही हूँ, डिपेंडिंग ऑन द थीम होता है। जैसे अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो हम न्यू ईयर की करेंगे। वी विल वर्क ऑन योर गोल्स, वी विल वर्क ऑन योर क्लैरिटी, बेसिक फाउंडेशन, ठीक है। तो अब वो करो, अगर आपको वो अच्छा लगता है। सो वी हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स। मेरा एक है कस्टमाइज्ड मेंटरशिप, वन ऑन वन में क्या है कि बंदा आता है, उसके सेशंस का रहता है, वो डिपेंडिंग ऑन उसका क्या गोल है। एक सेशन लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर वो पैकेज लेता है, क्योंकि एक सेशन किसी को हेल्प नहीं करता। हाँ जी। इफ़ यू नीड ट्रीटमेंट यू हैव टू डू सिटिंग्स, डॉक्टर्स वाला हिसाब है, ठीक है। उसमें पहली डिस्कवरी कॉल होती है, जिसमें मैं आपसे ये समझती हूँ कि भाई आपका गोल क्या है। कई बार लोगों को सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता उनकी प्रॉब्लम क्या है। सबसे मेजर मेरे पास यही केस आता है। तो देन वी डिफाइन गोल्स, कि मेरे ये 2 स्पेसिफिक गोल्स हैं जिन पे हम इस टाइम तक काम करेंगे। देन दैट इज़ अ पैकेज ऑफ 5 सेशंस, ठीक है। और वो 5 सेशंस में ऐसा नहीं होता कि भई आपको मतलब 5 हफ्ते में कंप्लीट कर लेने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैड वन ऑफ द गर्ल, शी इज़ अ डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, लेकिन उसको अपनी मास्टर्स के लिए एडमिशन लेना था। तो उसका जो गोल है वो उसको ये था कि मुझे पूरा अलाइन रहना है, मैं अपना जो चाहती हूँ वो सब्जेक्ट्स मैनिफेस्ट कर लूँ, वो कर लो। देन वी वर्कड, ठीक है, हमने गोल पहले डिफाइन कर लिया, एंड देन आई क्रिएटेड अ एक्शन प्लान।
अब उसकी स्टोरी बंदे को देख के ऐसे पता चल जाता है कि यहाँ ये कहाँ कहाँ लैग कर, इंट्यूटिवली स्पिरिचुअली भी पता चल जाता है। वो तो खैर आई डोंट एडवर्टाइज, बट लाइक आप अपने आर्ट में मास्टर होते हो, आपको पता चल जाता है। एंड देन आई क्रिएट एक्शन प्लान कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मुझे डेली लाइक वो इतने पीछे होते हैं कि उनके बेसिक हैबिट्स भी नहीं बने होते, वो बनवानी है। तो आई कम विद यू एज ऑन अ सेशन, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग कि नवजोत ये एक्शन प्लान हमें फॉलो करना है, ठीक है। अब वो फॉलो क्या होता है कि अगर मैंने आपको दे दिया, आप अपने घर चले गए, आप 2 दिन करोगे, 3 दिन हम छूट जाता है। उसके लिए मेरा एक सपोर्ट सिस्टम है। सो वी मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हमारा एक सपोर्ट कोच रहता है। मैं सपोर्ट कोच हर कॉल में रहेगा आपके साथ जब मैं होंगी, सो दैट सपोर्ट कोच को ब्रीफ रहे। वो मेरे ही ट्रेंड कोचेस होते हैं एंड दे सेट यू अकाउंटेबल कि मैम ने ये बोला था, आपने ये कर दिया, एंड ऑफ द डे आपके साथ रिपोर्टिंग लेते हैं। एंड आई ऑल्सो कीप ऑन रिव्यूइंग दीज मैसेजेस इन डिफरेंट ग्रुप्स, जो मेरे 1-on-1 क्लाइंट रहते हैं। अब ये क्या है, आपका कस्टमाइज, आपकी गलतियां, आपकी हैबिट्स के हिसाब से हम बनाते हैं। दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम। इसमें ड्यूरेशन की कोई लिमिट नहीं है, जैसे किसी की 90 डेज कोई, मतलब मैं ये बोलती हूँ कि अपने सेशंस बर्न मत करो, है ना। पहले 2 सेशन हम क्लोज बाय करते हैं क्योंकि एक्शन प्लान देना है और आपकी प्रॉब्लम समझनी है। फिर वो बाकी के 3 सेशन आप उस हिसाब से करो, 10 दिन में करना है, 1 महीने में करना है, या फिर अगर आपको लगता है कि जब तक मेरा वीज़ा ना आ जाता मैं हैंड होल्डिंग करवा लूँ, लाइक दैट। सो दिस इज 1-on-1 मेंटरशिप, हाउ इट वर्क्स। फिर हमारे ग्रुप प्रोग्राम्स होते हैं। ग्रुप हमारी मेंबरशिप है, 1 ईयर की मेंबरशिप है, वी कॉल इट सिल्वर मेंबरशिप। तो उसमें क्या है कि आपको 6 to 7 कोर्सेज मिलते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। उसमें क्या है कि मैंने बेसिक, जो हर बार मुझे डेफिनेशन ना बतानी पड़े, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसमें, सेल्फ लव है, मेडिटेशन और लाइक लॉट ऑफ स्टफ, इनर चाइल्ड हीलिंग है। बेसिकली मैंने ब्लॉकर्स की बात की थी। आप जो भी करते हो अपने लाइफ में उसका रीजन कुछ और होता है। हमें लगता है एजेंट है, एजेंट नहीं है, वो आपके दिमाग का ब्लॉकर था। मुझे लगता है ब्रिटिश काउंसिल है कि मैं इंग्लिश नहीं क्लियर कर रहे मेरी, बट एक्चुअली वो ना ब्रिटिश काउंसिल है ना आल्सर, वो मेरा ब्लॉकर है। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो आपको कोर्स मिलता है। एंड ऑल्सो विद दैट कोर्स वीकली 2 क्लासेस वी डू लाइव। ओके। तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस देयर, मतलब आराम से बात होती है लोगों की। आप अपना वो कोर्स कर ही रहे हो, लेकिन मैं आपको जो वीकली क्लासेस होती है ना, आई पुट इट इनटू अ चैलेंज। सो बेसिकली चैलेंज, जब आपको पता है कि आप ये गोल 90 डेज में कंप्लीट कर लोगे ना, देन यू विल गेट अ ट्रॉफी, यू विल गेट अवार्ड, अवार्ड्स भी होते हैं, वो सब होता है। सो दैट इज कॉल्ड अ मेंबरशिप एंड दिस इज अ सिल्वर मेंबरशिप। और प्राइजेस का तो मैं ये कहूँगी कि जब कोई देख रहा है, लेकिन इंक्वायर, हमारे बहुत ऑफर्स भी आते रहते हैं। ओके। बट आज की तारीख में अगर बात करूँ तो सिल्वर मेंबरशिप, और मेरा ये सब इंडियन रुपीस में ही है, बट वी डू हैव, लाइक इफ पीपल वांट टू पे इन डॉलर्स, वी हैव वेबसाइट एंड एवरीथिंग, सो दे कैन पे। तो आपकी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, जहाँ हाँ, पे जाके चेक कर लें सब लोग। राइट। ठीक है। वहाँ इतना वैसे उतना डिटेल, एवरीथिंग इज हार्डर टू एक्सप्लेन देयर, बट यूट्यूब चैनल इज द बेस्ट प्लेस ओके, एंड वील ठीक है, पुट द टीम नंबर एज वेल। ठीक सो है। दीज आर द 2 थिंग्स। एंड तीसरा जो मेरा लेवल है, दैट इज कॉल्ड डायमंड मेंबरशिप। वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपना पाथवे, लाइक जैसे मैं एक लाइफ कोच कैसे बनी, लाइक दे वांट टू स्टार्ट एज अ लाइफ कोच, दे ओके। फील कि उनके अंदर ये चीज़ें हैं कि वो लोगों को गाइड बहुत अच्छा करते हैं। हम्म। और मैं ये कहती हूँ, आई नो इट, यू मेक मनी, आई डू पेड सर्विसेज ओनली, देयर इज अ रीजन, क्योंकि अगर मैं चार्ज नहीं करूँगी, आई वुड नॉट बी एबल टू डू मोर। मैंने ट्रू। अपनी 1 करोड़ की जॉब छोड़ दी, लाइक सडनली ओवरनाइट। द रीजन इज बिकॉज आई वांट टू गिव। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये तो पैसे के लिए बैठे हैं, डोंट कम एंड डोंट गो टू एनीवन, है ना, इट्स लाइक दैट। तो अगर कोई मेरे पास इसलिए लाइफ कोच बनने का प्रोसेस सीखना चाहता है क्योंकि दे वांट टू मेक मनी, विद दैट माइंडसेट डोंट कम, बट इट डज नॉट मीन कि वो बनाएंगे नहीं मनी, तो ऑब्वियसली आएगी, बनेगी, बट हाँ। उनकी सर्विंग माइंडसेट होना चाहिए। तो आई डू माई होल रिक्रूटमेंट। ऐसा नहीं कि आप मुझे फी पे करके आ रहे हो सीखने, कोई भी आ जाए एडमिशन, एडमिशन पूरा क्राइटेरिया है। तो आई वेरीफाई, क्योंकि वो मेरे साथ 1 साल रहेंगे। अगर उनका वो देने वाला नहीं रहेगा, सर्विंग मेंटेलिटी नहीं रहेगी, मुझे यही कहेंगे, मैम आप हमें फ्री वर्कशॉप करने को क्यों बोल रहे हो? आई स्टिल डू, मतलब आई हैव मेड मिलियंस इन दिस, बट स्टिल आई डू। तो दिस इज द प्रोसेस एंड कैसे करना है, द फर्स्ट थिंग इज दे कैन व्हाट्सएप माई टीम, ओके। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि 800 से ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाए हैं एंड मैंने कुछ हाइड करके नहीं रखती हूँ, बिकॉज आई जस्ट डू इट फॉर गिविंग। बट कभी कभी हमारे पास ना टाइम कम होता है, लाइक यू डोंट हैव टाइम टू कंज्यूम 800 वीडियोस, हाँ जी। और फिर वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होंगे ना। एवरी डे आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट टॉपिक, इट्स रिलेटेड बट नॉट लाइक अलाइनिंग विद अ वीजा जर्नी फॉर एग्जाम्पल। बहुत सारे आते हैं गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मैंने मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स की हैं। करियर इज लाइक स्टार मेरी लाइफ में, जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल चीज़ रही है, दैट इज़ करियर। तो उसमें मतलब कौन सी चीज़ें जो मैंने नहीं की, भारत में गवर्नमेंट जॉब, भारत में गांव से आके एकदम वैसा प्रोफाइल, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मल्टीपल टाइम्स, एंड रिसेंट जो मैंने जॉब छोड़ी है फॉर्च्यून 500 कंपनी में छोड़ी, एंड दैट इज़ लाइक बाय माय
इच्छा। सही है। तो या दिस इज द प्रोसेस। ओके, थैंक यू सो मच, आपने जो टाइम दिया, काफ़ी टाइम हो गया हम लोग को पॉडकास्ट करते हुए। बाकी मैं ना आपका डिस्क्रिप्शन में जो भी आपकी टीम्स की डिटेल्स हैं वो मेंशन कर देंगे ताकि आपको लोग कांटेक्ट भी कर पाएँ, और किसी के भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट, मैं इंस्टाग्राम आपका मेंशन हाँ, कर दूँगा, इंस्टाग्राम। तो आप पूछ सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।